सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, आप सभी का परिष्कार में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गिरिराज। आज हम बात करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर की। आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर बनाया गया है आरबीएससी का, जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं। आज अगले 1 घंटे में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पेपर के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। जिस तरह से आपका पेपर आएगा उसी तरह से उसी फॉर्मेट में हम लोग सारे जो संभावित प्रश्न हैं उन सब के उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए फ़ायदे की बात यह है कि आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर कितना लंबा होना चाहिए और कितने समय में कितने नंबरों में कितने प्रश्न आपको करने होते हैं। जो उत्तर इसमें दिए हुए हैं वो पूर्ण उत्तर हैं, लेकिन समय का एक अपनी सीमा होती है, इसलिए 1 घंटे में पूरे पढ़े नहीं जा सकते। आपको इसकी PDF मिल जाएगी और आपके पास भी ऐसे काफ़ी उत्तर हैं जो रिटन फॉर्मेट में होते हैं, तो आप पढ़ लीजिए इनको पूरा। मैं आपको केवल एक ब्रीफ फॉर्मेट समझाऊंगा कि उत्तर ऐसे लिखे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट क्या है, यानी आपकी बुक में जो टॉपिक हैं वो कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से किस टाइप के कितने प्रश्न आने वाले हैं। ये वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन एक बार फिर से हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। आपकी जो पूरी बिजनेस स्टडीज़ की बुक है उसको 12 टॉपिक्स में बांटा गया है। 12 टॉपिक्स हैं: प्रबंध की प्रकृति और महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यवसायिक पर्यावरण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, व्यवसायिक वित्त, वित्तीय बाजार, विपणन और उपभोक्ता संरक्षण। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए आप सब लोग कि जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं ये ऐसे टॉपिक नहीं हैं कि जो किताबों के बाहर नहीं पाए जाते हैं। जितने टॉपिक दिए गए हैं इसके लिए बहुत बड़े व्यवसायिक संगठन में जाने की जरूरत भी नहीं है समझने के लिए। अब अपने घर को विजुअलाइज कीजिए, जहां हम लोग रहते हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं बिजनेस स्टडीज़ के, वो हमारे आम जनजीवन से संबंधित होते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं इसमें जो हमारे घर में नहीं होता हो या हमारे संगठन में नहीं होता हो। आप लोग स्कूल में जाते हैं, वहाँ नहीं होता हो। आप रास्ते में जाते हैं, वहाँ मैनेजमेंट नहीं होता हो। आप लोग समारोह में जाते हैं, वहाँ ऐसा मैनेजमेंट नहीं होता हो। आपके घर पर मैनेजमेंट नहीं होता हो। हर जगह मैनेजमेंट होता है और ये उसी की स्टडी है। बिजनेस स्टडीज़ मैनेजरियल स्टडी होती है और हर जगह मैनेजमेंट होता है। इसलिए आप विजुअलाइज करिए परिस्थितियों को और उसके बाद उत्तर लिखिए, उदाहरण के साथ लिखिए, तो आपका उत्तर बहुत प्रभावशाली हो जाएगा और आपको अच्छे अंक दिए जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। सबसे पहले उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान रखने हैं, वैसे आपके पेपर में भी लिखे हुए आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें, यानी आपको पेपर मिलते हैं आप सबसे पहले रोल नंबर लिखिए, उस पर सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यानी 23 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ और निबंधात्मक करके 23 आएंगे। पूरे 23 करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। इसका मतलब आपको अलग से सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। जो आपको पहली बार में कॉपी मिल गई है उसी के अंदर सारे उत्तर लिखने होते हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया है कि टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और उसमें 2 टिप्पणियां दी गई है, नंबर 1 और नंबर 2, तो फिर दोनों टिप्पणियां साथ ही लिखनी है। उन दोनों को अलग अलग जगह नहीं लिखना है। इसका मतलब ये होता है। चलिए अब आता है पहला आपके प्रश्न पत्र का खंड ए, यानी सेक्शन ए, और उसमें आएंगे वस्तुनिष्ठ, यानी जिनको ऑब्जेक्टिव ABCD वाले जिनके आंसर होते हैं वो वाले क्वेश्चन सबसे पहले आएंगे। उन प्रश्नों का हम शुरू करते हैं। वो 12 प्रश्न इस मॉडल पेपर में आपके लिए दिए हुए हैं। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी जैसे पहले प्रश्न का उत्तर अगर ए है तो आपको उत्तर पुस्तिका में ए लिख के उत्तर में लिखना है। ए या बी या सी या डी, जो भी आपका संबंधित उत्तर है वो लिखना है। जैसे पहला प्रश्न आपके लिए प्रबंध की प्रकृति है, यानी प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है, प्रबंध होता कैसा है, हम कैसे पहचानेंगे कि प्रबंध है। तो क्या है प्रबंध? प्रबंध एक प्रक्रिया है, एक कला एवं विज्ञान है, या ये सभी हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा, प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य है नियोजन। जैसे आप जानते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये प्रक्रिया होती है प्रबंध की। तो इस तरह से नियोजन इसका सही उत्तर होगा। फिर होगा व्यावसायिक पर्यावरण होता है। कैसा होता है? व्यावसायिक पर्यावरण डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है। जैसे आप जानते हैं ना, रोज बाजार में भाव बदलते हैं। आज इसकी रेट ये हो गई है, 10 दिन बाद अलग हो जाती है, 2 दिन बाद अलग हो जाती है। आज किसी चीज़ के लिए रेट, सब्जी आज अलग रेट से मिल रही है, कल अलग रेट से मिलती है। इसका मतलब जो व्यावसायिक वातावरण होता है वो डायनेमिक होता है। कभी कानून बदलता है, कभी टैक्स बदलता है, हर साल नया बजट आता है तो नया टैक्सेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं डायनेमिक, गतिशील होना। यानी व्यावसायिक पर्यावरण कभी भी स्थायी नहीं होता है, ये गतिशील होता है, परिवर्तित होने वाला होता है। चौथा प्रश्न है, नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। यानी जो प्लानिंग होती है, नियोजन होता है, वो दिमाग से करने वाला काम है।
करते हो ना, आगे के बारे में सोचते हो तो प्लानिंग है। अभी आप जैसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि किस प्रश्न को कैसे करूँगा, किसको कितने घंटे दूंगा, कैसे पढ़ाई करूँगा, रात को कितने बजे सोऊंगा, सुबह कितने बजे उठूँगा, टाइम टेबल बना रखा है ना आपने, वो आपकी प्लानिंग है। और उस प्लानिंग में आपने दिमाग लगाया है, दिमाग लगाया तो एक बौद्धिक प्रक्रिया हो गई। अब इसमें लिखा है कि नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। जब दिमाग लगाए काम करना होता है तो किसकी आवश्यकता होती है? देखिए इसका सही उत्तर है किसकी आवश्यकता होती है? सृजनात्मक, चिंतनशील एवं कल्पनाशील व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आपको इमेजिनाइजेशन करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है कि आगे क्या होगा, होगा क्या ये पता तो नहीं है। जो पता नहीं होता है वो भविष्य होता है और भविष्य के लिए कल्पना करनी पड़ती है। इसलिए सही उत्तर होगा सृजनात्मक, चिंतनशील एवं कल्पनाशील व्यक्ति की आवश्यकता होती है नियोजन करने के लिए। अगला प्रश्न है संगठन प्रक्रिया का परिणाम है, यानी संगठन एक प्रक्रिया है, संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बाद में नतीजा क्या आता है, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है संगठन का ढांचा। यानी संगठन बनाने की अगर हम प्रक्रिया पूरी करते हैं, प्रोसेस पूरी करते हैं तो एक संगठन का ढांचा बन जाता है। उसके बाद है चयन एक प्रक्रिया है। आपका चयन, नियुक्तिकरण, भर्ती ये सब आपने पढ़ा है। तो चयन कौन सी प्रक्रिया है? चयन की प्रक्रिया की प्रकृति कौन सी है पूछा गया प्रश्न में। उपयोगात्मक है, नकारात्मक है, सकारात्मक है या सहयोगात्मक है? तो इसका सही उत्तर है नकारात्मक। ये नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव कैसे है? आपको दिमाग में लग रहा होगा नेगेटिव कैसे है। देखिए भर्ती में जितनी भर्ती निकलती है, जितने लोगों की वैकेंसी होती है उससे कई गुना ज़्यादा फॉर्म आते हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया पॉजिटिव। अब आती है दूसरी प्रक्रिया चयन, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में जितने लोगों का सिलेक्शन होता है उससे ज़्यादा लोगों का रिजेक्शन होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि 100 व्यक्तियों का सिलेक्शन किया गया है तो कम से कम 15-20 हज़ार को रिजेक्ट किया जाता है। तो जो चीज़ ज़्यादा हो रही है वो उसकी प्रकृति होती है। तो ये नेगेटिव प्रोसेस होती है, नकारात्मक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों को निकाला जाता है, लिया कम को जाता है और निकाला ज़्यादा हो जाता है। तो बाहर निकालना नकारात्मक प्रक्रिया का द्योतक है। इसके बाद है एक ऐसी प्रक्रिया जो संदेश को जिसे भेजना है उसे संप्रेषण के संकेतों में परिवर्तित करती है, उसे कहते हैं। ये आपका संप्रेषण से, कम्युनिकेशन से प्रश्न है। यानी जब प्रश्न को किसी को भेजते हैं और वो कोडिंग व्यवस्था जो होती है, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, कंप्यूटर इसको रिकॉर्ड कर रहा है फिर आपके पास भेज रहा है, तो इस समय ये कैमरा क्या कर रहा है? वो बात पूछी गई कि इस समय कैमरा क्या कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ उसको आपके पास पहुंचाने के लिए कैमरा क्या कर रहा है? तो कैमरा कर रहा है एनकोडिंग। उसके बाद जब आपके मोबाइल में दिख रहा है तो मोबाइल आपका डिकोडिंग कर रहा है वापस। तो एनकोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो ये जब मैं बोल रहा हूँ और मेरी भाषा को आपके पास पहुंचाने के लिए कैमरा जो कर रहा है वो एनकोडिंग है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा एनकोडिंग। अगला प्रश्न है नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जानते हो, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। प्रबंध की 4 प्रक्रियाओं में अंतिम प्रक्रिया नियंत्रण होती है और उसका भी अंतिम चरण क्या होता है? उसका अंतिम चरण होता है सुधारात्मक कार्यवाही करना। यानी सारा नियंत्रण करने के बाद में जब समझ में आ जाता है कि गलती यहाँ हुई है, कमी यहाँ रह गई है, तो उसको सुधारना नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। अगला प्रश्न है वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना। यानी जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है किसी व्यवसाय में, उनकी धन संपदा, जो उनका इन्वेस्टमेंट है, उसको अधिकतम वृद्धि करना, ये वित्तीय प्रबंध का कार्य होता है। विपणन मिश्र के प्रवर्तन घटक में शामिल है। यानी जो मार्केटिंग मिक्स होता है, विपणन मिश्र जिसको बोलते हैं, उसमें प्रवर्तन जो लॉन्चिंग होती है उस घटक में क्या क्या शामिल होता है? उसमें विज्ञापन है, जनसंपर्क है, व्यक्तिगत विक्रय है और ये सब शामिल है। जो हमारे जो संवर्धन होती है, जो प्रवर्तन प्रक्रिया होती है, उसके अंदर ये सभी शामिल होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें शामिल होते हैं। सही उत्तर डी होगा। 11वां प्रश्न उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। देखो इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना। अगर आपने है और नहीं है में गच्चा खा गए तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यहां पूछा गया है उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, तो इनमें से सूचना का अधिकार है, मापतोल निरीक्षक को हटाने का अधिकार नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद में सुरक्षा का अधिकार होता है और उपभोक्ता शीर्षक का अधिकार होता है। केवल बी उत्तर होता है, वो अधिकार उपभोक्ता को नहीं होता है। 12वां प्रश्न वह व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करता है अथवा उपभोग करता है अथवा फिर सेवाओं का लाभ उठाता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? जो सेवाओं का लाभ उठाता है, उपभोग कर लेता है, यानी व्यापार नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? व्यापार करने वाले को क्या बोलते हैं? क्रेता तो व्यापार करने वाला भी हो सकता है, लेकिन जो उपभोग कर लेता है, जो उसका उपयोग कर लेता है, जैसे साबुन होती है, साबुन दुकानदार भी किसी दूसरे दुकानदार से खरीदता है, फिर आपको बेचता है, हमें बेचता है, लेकिन हम लोग लेकर के बेचते नहीं है। क्या करते हैं? उसका उपयोग या उपभोग करते हैं। तो हम उपभोक्ता हैं। तो जो उपयोग कर लेता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। उत्तर होगा सी। चलिए अब आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। डैश जैसे आप जानते हो सब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स।
6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के एकजुट हो जाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब विश्व की सारी अर्थव्यवस्था एकजुट हो जाएगी तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वैश्वीकरण। वे सामान्य जो विचारों का मार्गदर्शन अथवा एक विशिष्ट दिशा में अग्रसर होने के लिए नीतियां मार्ग प्रशस्त करती है, यानी वे बातें जो महत्वपूर्ण होती हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको हम नीतियां कहते हैं। संगठनीय ढांचे को 2 श्रेणियों कार्यात्मक तथा प्रभागीय में विभक्त किया जा सकता है। संगठन 2 तरह के हो सकते हैं, कार्यात्मक और प्रभागीय। तो 2 तरह के ढांचों में इसको बांटा जा सकता है। कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन में सुधार के लिए नियुक्त होते हैं। अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं 12वीं क्लास एग्जामिनेशन की, आपके पापा ने आपको 2 तरह के मोटिवेशन दिए होंगे, मतलब सबको 2-2 नहीं दिए होंगे, किसी को नकारात्मक किसी को सकारात्मक। जैसे किसी ने कहा होगा कि अगर तुम 12वीं में 80% 85% ज़्यादा ले आओगे तो मैं तुम्हें नया मोबाइल दिला दूंगा, नई बाइक दिला दूंगा। ये तो हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी सकारात्मक अभिप्रेरणा। और किसी ने कह दिया कि अगर 12वीं में 70% से कम होगा तो पढ़ाई छुड़ा दूंगा तेरे को, तो ये क्या हो गया? ये नकारात्मक मोटिवेशन है। यानी उस डर से अगर आप 70 से ऊपर लाओगे तो भी मोटिवेशन है, और आपको बाइक लेनी है या मोबाइल लाना है तब भी आपके लिए मोटिवेशन है, लेकिन वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से 2 तरीके से भी प्रेरणा की जाती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चलिए अब दूसरे इसी खंड का तीसरा जो टाइप के प्रश्न हैं वो होंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी जिनकी 1 या 2 लाइन में उत्तर लिखने होते हैं। इस तरह के 12 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के होंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इंस्ट्रक्शन में पेपर में आपके लिखा हुआ आएगा। उच्च स्तरीय प्रबंध के कोई 2 कार्य बताइए। उच्च स्तरीय प्रबंध के बहुत सारे कार्य होते हैं, जो हायर लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके केवल 2 काम आपको बताने हैं, यानी ये मैक्सिमम 1 या 2 लाइन में उत्तर हो जाएगा। पहला है संगठन के उद्देश्यों, नीतियों, योजनाओं का निर्माण करते हैं। पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा है पहला कार्य तो ये, दूसरा है ये दैनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करते हैं। रोजमर्रा के लिए जो पैसे की आवश्यकता होते हैं उसकी व्यवस्था उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा की जाती है। दूसरा प्रश्न है सामाजिक वातावरण में परिवर्तन के व्यावसायिक संगठन पर प्रभाव के कोई 2 उदाहरण दीजिए। यानी हमारे आसपास के जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हमारा समाज है, देश है, राजनीति है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं, उसमें जो फर्क पड़ता है, यानी सरकार बदल जाए, हमारे त्यौहार आते हैं और कोई चीज़ें होती है, धरना प्रदर्शन, समाज जो भी करता है, उसमें परिवर्तन के व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो कोई 2 उदाहरण देने इसमें। पहला है महिलाओं एवं अल्पमत के लिए नौकरियों रोजगार में आरक्षण की मांग। आजकल सारे समाज आरक्षण को, सबको आरक्षण चाहिए, सब अलग अलग धरना प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग मीटिंगें करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था का दबाव है जो व्यवसाय के ऊपर पड़ता है। पुरुष एवं महिला श्रमिकों के लिए समान मजदूरी की मांग, बिल्कुल समाज की ओर से ये मांग भी की जाती है कि महिला और पुरुषों को समान मजदूरी मिलनी चाहिए। जैसा कि ये कटु सत्य है कि बाजार में ये मिलती नहीं है, तो ये मिलनी चाहिए। ये सामाजिक वातावरण का प्रभाव है। नियोजन में भारी लागत आती है। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ ली जाती है ना, इसे, इसका मतलब ये होता है कि ये बात कहीं से उठाई गई है, किसी ने कही है। तो ये जो बात कही है इसको आप समझाओ कि क्यों कही है, तो समझाइए इसको। नियोजन में भारी लागत आती है, आप इससे सहमत हैं? सहमत हो तो फिर बताइए कैसे सहमत हैं। तो ऐसे सहमत देखिए, नियोजन किए जाने से संस्था को परिशुद्धता की जांच में बहुत अधिक लागत आती है। परिशुद्धता का मतलब जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो कितनी वैलिड है, कितनी सही है, इसकी जांच करने में बहुत लागत आती है, बहुत कॉस्ट लगती है, समय लगता है, संसाधन लगते हैं। विस्तृत योजनाओं को तैयार करने के लिए अनेक प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों आदि की आवश्यकता होती है। इनमें संस्था को भारी लागत वहन करनी पड़ती है, यानी संस्था के लिए बहुत लागत आती है, बहुत कॉस्ट आती है, क्योंकि आपको सूचना एकत्रित करनी पड़ती है या बनानी पड़ती है या उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। इन सब में इसकी बहुत आवश्यकता होती है, संसाधनों की, धन की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये बात इससे सिद्ध होती है कि ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है। अगला प्रश्न चौथा है नियोजन प्रक्रिया के प्रथम 2 कदमों को बताइए। नियोजन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें की जाती है, बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, बहुत सारी क्रियाएं की जाती है। उसमें से 2 बतानी आपको सबसे पहले की जाती है। वो है किसी भी योजना का प्रारंभ लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों के निर्धारण से होता है। कोई भी योजना क्यों बना रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है। आपने योजना बनाई ना, अपना टाइम टेबल बनाया ना पढ़ने का, क्यों बनाया है? क्योंकि आपको 75% से 80% ज़्यादा चाहिए। तो पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर योजना बनाते हैं। तो पहला होता है लक्ष्य और उद्देश्य। दूसरा है नियोजन से संबंधित क्रियाओं के संबंध में आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन किया जाता है। आवश्यक तथ्य और सूचनाएं, और तथ्य सूचनाएं क्या होगा आपके मामले में? आवश्यक तथ्य सूचना क्या होगा? आपके पास तथ्य ये है कि 24 घंटे होते हैं, आपके पास तथ्य ये है कि सोने के लिए 6-7 घंटे चाहिए, आपके पास तथ्य ये होता है कि आपके यहाँ बिजली कटौती कब होती है, कब नहीं होती है, क्या सुविधाएं हैं, कमरा कब खाली होता है, टीवी कब चलता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। तो तथ्य सूचनाएं आपको व्यवस्थित करना पड़ता है। उसके बाद ही अपना टाइम टेबल या अपनी योजना जिस भी संबंध में आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं।
अगला प्रश्न है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए। देखिए औपचारिक संगठन आप किस संबंधित, जैसे मैं बताता हूँ, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपका स्कूल एक औपचारिक संगठन है। वहाँ पूरी व्यवस्था है कि प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर्स हैं, उसके बाद में दूसरे जो कर्मचारी हैं, और उसके बाद आप हैं। आप यानी स्टूडेंट्स भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं। तो ये तो है औपचारिक संगठन। फिर आपका परिवार है, घर है, यह है अनौपचारिक संगठन। तो अनौपचारिक संगठन जहाँ व्यवस्था बनी नहीं रहती है, यानी जो बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जो संगठन बनता है वो अनौपचारिक संगठन होता है। जो किसी कानूनी प्रक्रिया से बनता है वो औपचारिक संगठन होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो पहला है औपचारिक संगठन की स्थापना योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, यानी किसी प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाती है, जबकि अनौपचारिक संगठन की स्थापना नहीं की जाती है, अपितु स्वाभाविक रूप से स्वतः ही स्थापित हो जाते हैं। परिवार को किसी ने स्थापित किया, कोई करता है कि परिवार को स्थापित? जब मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी हुई, आपकी नई भाभी आ गई, तो परिवार का हिस्सा हो गई ना वो। उसके लिए कोई अलग से थोड़ी योजना बनाई गई थी कि ऐसे आएगी फिर परिवार में शामिल होगी, ऐसा नहीं होता है। परिवार में कोई नया बच्चा आता है तो उसका हिस्सा हो जाता है वो। लेकिन स्कूल में टीचर का आना या जाना ये व्यवस्था का हिस्सा होता है। उसकी प्रक्रिया होती है, पहले उसकी इंटरव्यू होगा, उसकी प्रोसेस होगी, उसके बाद में सैलरी डिसाइड होती है। आपका एडमिशन हुआ किसी स्कूल में तो कैसे होता है, आप जाओगे, फॉर्म भरोगे, उसके बाद में पिछली स्कूल से आए हो तो टीसी जमा कराओगे, एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो ऐसी प्रक्रिया अनौपचारिक संगठन में नहीं होती है, औपचारिक संगठनों में होती है। अगला प्रश्न है आपके दृष्टिकोण से प्रभागीय संगठन ढांचे के कोई दो दोष बताइए। यानी एक संगठन ढांचा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, संगठन ढांचे दो प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रभागीय होता है। तो प्रभागीय संगठन ढांचे के कोई दो दोष यानी दो कमियां उसकी बतानी है, अच्छा ये नहीं बतानी है, कमियां बतानी है। पहला है प्रभागीय संगठन ढांचे के दो दोष निम्न प्रकार हैं। संघर्ष, विभिन्न प्रभागों में कोषों के आवंटन को लेकर संघर्ष की स्थिति बन जाती है। यानी जब डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं तो हर डिपार्टमेंट चाहता है कि हमें ज़्यादा बजट मिले, हमें ज़्यादा धन मिले, हमें ज़्यादा कोष मिले, हम ज़्यादा खर्चा कर पाएँ, दूसरे को नहीं मिले, हमें मिले, उसको मिल गया तो हमें क्यों नहीं मिला। तो इस वजह से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। लागत मूल्य बढ़ना, प्रभागीय संगठन में काम की बार बार पुनरावृत्ति हो जाने से लागत मूल्य बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है ऑन द जॉब प्रशिक्षण विधि के प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम को समझाइए। यानी प्रशिक्षण देने की एक विधि होती है ऑन द जॉब प्रशिक्षण, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसमें प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम क्या होता है इसके बारे में समझाना है। यानी प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसमें प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा गया, उसको समझाइए। संक्षिप्त रूप से समझाना है, प्रशिक्षण की इस विधि में प्रशिक्षणार्थी को कार्य में दक्ष बनाने के लिए एक दक्ष कर्मचारी के अधीन रखा जाता है। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा उच्च स्तरीय कौशल को अर्जित करने के लिए बनाई जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि प्रशिक्षणार्थी को एक दूसरे उसी तरह के काम करने वाले दूसरे व्यक्ति के अंडर में रखा जाता है। जैसे ड्राइवरी सीखने के लिए ड्राइवर के पास जाते हैं ना, जाना ही पड़ता है, उसी से सीखते हैं हम लोग। ऐसा ही यहाँ होता है कि किसी मशीन का ऑपरेशन सिखाना, किसी को चलाना सिखाना है तो उसी मशीन को चलाने वाले किसी व्यक्ति से ये सिखाया जाता है, जिसमें तीव्र गति से और मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों दोनों को ही साथ रखा जाता है। यानी कोई तेज गति से सीखने वाला हो, जल्दी सीखने वाला हो, या धीमी गति से सीखने वाला हो, दोनों को ही एक दक्ष प्रशिक्षक के नियंत्रण में रखा जाता है। अगला प्रश्न है एक अच्छे नेता के किन्हीं 3 गुणों को लिखिए। नेता का नाम आते हैं, पॉलिटिक्स दिमाग में आती है, लेकिन उनके गुण नहीं पूछ रहे हैं। एक लीडर क्या होता है, नेता का मतलब लीडर होता है, तो लीडर के गुण क्या होते हैं। 3 गुण आपसे पूछे गए हैं। पहला है शारीरिक गुण, उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति और सहनशीलता। दूसरा है बौद्धिक गुण, निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक योग्यता और गुण ग्राह्यता, यानी दूसरों के अंदर कोई अच्छी चीज़ है तो ग्राह्यता यानी लेने की उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा है मनोवैज्ञानिक गुण, व्यक्तित्व, आकर्षण शक्ति, सहकारिता, उत्साह, साहस, लगन और चातुर्य, यानी इंटेलिजेंसी उसके अंदर होनी चाहिए। 3 गुण बता दिए हमने एक अच्छे नेता के। उसके बाद में अगला प्रश्न है मास्लो की आवश्यकता श्रृंखला अभिप्रेरण की समझ के लिए आधार समझी जाती है। इस आवश्यकता श्रृंखला की अभिप्रेरण में भूमिका समझाइए। देखिए मास्लो की जो थ्योरी है बहुत बड़ी है, वैसे तो निबंधात्मक प्रश्न में आना चाहिए, लेकिन आपसे पूछा गया है, वेरी संक्षिप्त में पूछा गया है, तो फिर 1-2 चीज़ें इसकी लिखनी होती है, क्योंकि प्रश्न छोटा है तो छोटा उत्तर लिखना है। मास्लो की आवश्यकता श्रृंखला अभिप्रेरण में इस प्रकार भूमिका अदा करती है। शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य को रुचि, लगन, इच्छा से कार्य करने को प्रेरित करती है। जब आपको भूख लगी हो ना, तो हम ज़्यादा फिर कोई कहे कि अगर ये काम पूरा कर दोगे, समय से अच्छा कर दोगे, तो आपको गुलाब जामुन मिलेंगे। इसका मतलब आप और हम कोई भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उस काम को पूरा करेंगे ताकि हमें गुलाब जामुन मिल जाए। तो ये शारीरिक एक तरह से आवश्यकताएं होती है। दूसरा है सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि होने से स्थायी रोजगार, वृद्धावस्था एवं दुर्घटना से बचाव
होता है। सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं अगर हम करते हैं, जैसे मान लो कि हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हमने हेलमेट लगा रखे हैं या पूरे पेड वेड जो भी लगाने की आवश्यकताएं होती है वो सब लगा के काम करते हैं। बिजली का काम करते हैं तो ग्लव्स पहनते हैं, जूते पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। ये सब पहन के करने से हमें दुर्घटना नहीं होती है, हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। मास्लो की बताई आवश्यकता की संतुष्टि होने से स्वस्थ मानवीय संबंधों का विकास होता है। यानी अगर मान लीजिए आप सुरक्षित हैं और आपको अच्छा काम मिला हुआ है और आपकी जो रुचि लगन इच्छा है किसी काम को करने में, तो फिर अच्छे मानवीय संबंध होते हैं। यानी हम कार्यस्थल पर किसी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हम आराम से अपना काम करते रहते हैं। नियंत्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा कर्मचारियों की मनोदशा को सुधारने में किस प्रकार सहायता करता है। नियंत्रण जो होता है, कंट्रोलिंग जो होती है, वो कैसे मदद करती है कर्मचारियों की मनोदशा को सुधारने में। लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, सबसे पहले नियंत्रण किस मदद करता है, लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। नियंत्रण लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। इसमें पूर्व निश्चित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं निर्धारित प्रमाप दोषपूर्ण हो तो सुधारात्मक कार्यवाही करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारियों की मनोदशा सुधारने में सहायक, कर्मचारियों की मनोदशा सुधारने के लिए नियंत्रण आवश्यक है ताकि उनके आचार विचार, सोच स्वयं एवं संस्था के लिए लाभदायक रहे। यानी जब उसकी सोच अच्छी रहेगी, रुचि अच्छी रहेगी, सोचना अच्छा रहेगा, तो वो संस्था के लिए भी अच्छा रहता है और स्वयं के लिए भी अच्छा रहता है। अपवाद द्वारा प्रबंध के क्या लाभ, प्रबंध से क्या लाभ है। मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन से क्या लाभ होता है, जिसको MOE बोलते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध के लाभ, पहला लाभ है इसमें प्रबंधकों का समय तथा प्रयासों की बचत होती है क्योंकि उनका ध्यान केवल महत्वपूर्ण विचलनों पर ही केंद्रित होता है। यानी जो हायर लेवल मैनेजमेंट होता है उसके पास हर रोजमर्रा की चीज़ नहीं ले जाई जाती है। इसका मतलब उनका समय बचता है, उनका समय महत्वपूर्ण काम में आता है। दूसरा, ये प्रबंधकों के ध्यान को महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ही केंद्रित रखता है जिससे उनके प्रबंधकीय चातुर्य का सही उपयोग हो पाता है। यानी उनके पास जो महत्वपूर्ण काम है हायर मैनेजमेंट के पास जाते हैं, इसलिए उसके लिए बेहतर तरीके से उनके समय का उपयोग हो पाता है। इस प्रकार संगठन अपने यथोचित मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। 12वां प्रश्न है, वित्तीय प्रबंध में पूंजी ढांचे, कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या अभिप्राय है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें लिखा है पूंजी ढांचे, कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या अभिप्राय है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। तो उत्तर है पूंजी ढांचे संरचना से अभिप्राय ये निश्चित करना है कि संपूर्ण पूंजी में कितना भाग अंशों से, यानी शेयर हैं वो कितने हैं पूर्वाधिकार एवं क्षमता से, एवं कितना भाग ऋण पत्र से प्राप्त किया जाएगा। यानी आपने जो पूरी कैपिटल जो व्यवस्था की है उसमें प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर कितने हैं और डिबेंचर्स कितने हैं, इसका जो सारा व्यवस्था होती है उसको हम पूंजी ढांचा कहते हैं, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आते हैं हम खंड ब में, सेक्शन बी में। सेक्शन बी में लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 से 16 तक, प्रत्येक 2 अंक का है। यानी इसमें 13 प्रश्न होंगे, 13 होंगे 2-2 नंबर के, तो कुल मिला के 26 नंबर का एक खंड है और इसमें हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। यानी इसके 4 से 5 लाइनों में उत्तर देना होता है। ऋण की लागत समता अंश पूंजी की लागत से कम होती है, कारण दीजिए। तब भी एक कंपनी केवल ऋण की सहायता से कार्य क्यों नहीं चला सकती है। इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जब आप डिबेंचर्स इश्यू करते हैं या किसी से लोन लेते हैं, उसकी लागत समता अंश जारी करने से कम होती है, फिर भी कोई भी कंपनी केवल ऋण से काम क्यों नहीं चला सकती है। यदि स्थायी संपत्ति को खरीदने की आवश्यकता हो अथवा किसी अन्य उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति करनी हो तो कंपनी केवल ऋण की सहायता से अपना काम नहीं चला सकती है। यानी जब स्थायी संपत्ति खरीदने की आवश्यकता हो तो फिर आपको समता अंश जारी करने होते हैं, क्योंकि वो आपके पास स्थायी पूंजी होती है। ऋण लिया हुआ व्यक्ति तो 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद वापस मांगेगा, तो उस स्थिति में स्थायी संपत्ति खरीदना आसान नहीं होता है। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटक के रूप में रोकड़ प्रवाह स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ये 5वां प्रश्न है, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटक के रूप में रोकड़ प्रवाह स्थिति को स्पष्ट कीजिए। रोकड़ प्रवाह की स्थिति क्या होती है, इसको स्पष्ट करना है। पहला है पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। रोकड़ प्रवाह स्थिति किसी संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटकों में एक मुख्य घटक है। यानी जो रोकड़ प्रवाह है, जो आपका केस फ्लो है, उस केस फ्लो की स्थिति होती है वो में हमारी पूंजी संरचना को, हमारे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। रोकड़ प्रवाह स्थिति, रोकड़ प्रवाह का अर्थ केवल स्थायी रूप से रोकड़ के भुगतान से ही नहीं है बल्कि पर्याप्त मात्रा में बफर होना भी है। यानी रोकड़ प्रवाह का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी देनदारी है, जितने पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं वो आप दे दीजिए, उतने आपके पास होने चाहिए, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आपके पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में बफर होना चाहिए। यानी जब आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाए तो तब भी आपके पास लिक्विडिटी की, या इसको हम कहते हैं तरलता की व्यवस्था होनी चाहिए। छठा प्रश्न, एक शेयर बाजार के निम्न क्रियाकलापों को
समझाइए। यानी शेयर बाजार में निम्न क्रियाकलाप, 2 क्रियाकलाप आपसे पूछे गए हैं, जैसे मैंने शुरू में समझाया था कि इन दोनों का उत्तर यहीं देना है, यानी एक का यहाँ और एक का बाद में नहीं देना है। जब प्रश्न का हल करोगे आप अपने, अगर मान लो प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में, तो इन दोनों क्रियाकलापों को एक ही जगह पर समझाना है। पहला है प्रतिभूतियों का मूल्यन या भाव, और दूसरा है सट्टेबाजी के लिए अवसर उपलब्ध कराना। इन दोनों के लिए उत्तर मिलेंगे आपको। पहला है प्रतिभूतियों का मूल्यन या भाव से क्या मतलब है। एक शेयर बाजार में शेयर का मूल्य भाव उसकी मांग एवं आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे हम अखबार में पढ़ते हो ना, आप शेयर बाजार ऊपर गया नीचे गया, इस कंपनी का शेयर डाउन हो गया, इस कंपनी का शेयर ऊपर चला गया, वो किससे तय होता है? वो इससे तय होता है कि उसकी मांग और आपूर्ति की शक्ति कितनी है। यानी मांग ज़्यादा और आपूर्ति कम हो गई शेयर्स की तो भाव बढ़ जाएगा, और मांग कम है आपूर्ति ज़्यादा है तो भाव घट जाएगा। तो इस तरह से ये डिसाइड होता है, मूल्य डिसाइड होता है। शेयर बाजार सतत मूल्यन या मूल्य निर्धारण का एक प्रक्रम है जिसके माध्यम से प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारित होते हैं। यानी किसी भी कंपनी के शेयर का जो मूल्य है वो शेयर बाजार की प्रक्रिया द्वारा ही निर्धारित होता है। दूसरा है सट्टेबाजी के लिए अवसर उपलब्ध कराना। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि एक निश्चित अंश तक स्वस्थ सट्टेबाजी आवश्यक है जो शेयर बाजार की द्रव्यता एवं मूल्य निरंतरता को सुनिश्चित करती है। देखिए, हम लोग सब ये मान के चलते हैं कि शेयर खरीद रहे हैं फायदे के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है फायदा हो, तो जरूरी नहीं है तो फिर सट्टा हो गया। तो एक अंश तक ऐसा माना जाता है कि उसमें सट्टेबाजी होती है, लेकिन क्योंकि सब लीगल है इसलिए ये चलता है। एक शेयर बाजार कानूनी प्रावधान के अंतर्गत, ये शेयर बाजार है, एक शेयर बाजार कानूनी प्रावधान के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं नियंत्रित तरीके से सट्टा संबंधी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। यानी ये नियंत्रित तरीके से और प्रतिबंधित तरीके से, यानी ये बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक कंपनी के शेयर हैं, उसकी रेट होती है वही आप खरीद सकते हो। शेयर खरीदने की लिमिट होती है, उसकी जो प्राइस है, जो शुरू में प्राइस होती है 10 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये जो भी होती है वो पहले से डिसाइडेड होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी नहीं होती है, क्योंकि अब ये है कि उतार चढ़ाव होते हैं जिसको हम सट्टेबाजी के शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वैसे प्रक्रिया नहीं होती है, नियंत्रित होती है, कानूनी होती है, प्रतिबंधित होती है। 7वां प्रश्न है विपणन की उत्पादन अवधारणा का क्या आशय है। यानी विपणन की बहुत सारी अवधारणाएं होती है, उत्पादन अवधारणाएं होती है, तो उसमें से बहुत सारी उदाहरणों में से एक है उत्पादन अवधारणा। तो उसका क्या आशय है? उसका आशय है उत्पादन अवधारणा में मूल्यांकन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पन्न सृजन क्रिएट किया जाता है, अर्थात उसमें उन व्यवसायिक क्रियाओं का निष्पादन किया जाता है जो उत्पादक से उपभोक्ता प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी इसमें उन क्रियाओं का निष्पादन किया जाता है उत्पादन अवधारणा में जैसे वस्तुएं उत्पादित हो, उसका उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ने के साथ में उपभोक्ताओं और जो उपयोगकर्ता उनके पास पहुंचे। यानी उस पूरी प्रक्रिया में जो क्रियाएं होती है, जो नीतियां होती है, वो निर्धारित की जाती है उत्पादन अवधारणा में। उत्पाद मिश्रण शब्द के अर्थ की व्याख्या करें। यानी उत्पाद मिश्रण क्या होता है, यानी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, प्रोडक्ट मिक्स जो होता है वो क्या होता है, इसकी अर्थ की व्याख्या करनी है। उत्पाद मिश्रण का अर्थ उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग से है। यानी एक उत्पाद के बारे में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो सब उत्पाद मिश्र के भाग होते हैं। ये निर्णय मुख्यतः ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, रंग, डिजाइन, किस्म, आकार, विक्रय पश्चात सेवा, वस्तु के भार आदि के संबंध में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कंपनी खोलना चाहते हैं और उस कंपनी में आप साबुन बनाना चाहते हैं, तो उस साबुन के बारे में आप कितने निर्णय होंगे? आपके निर्णय होंगे कि साबुन का नाम क्या रखोगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग कौन से कलर में करोगे, कितनी लेबलिंग कैसे करोगे, रंग कौन सा रखोगे साबुन का, डिज़ाइन कैसे रखोगे, किस्म कैसे रखोगे, हाई क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, पियर्स जैसी रखोगे कि डव जैसी रखोगे कि लाइबो जैसी रखोगे कि नंबर 1 जैसी रखोगे, कैसे रखोगे। तो ये हो जाएगा उसका किस्म, आकार, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम कौन सा रखोगे। विक्रय पश्चात सेवा, यानी आप जैसे मान लो कस्टमर केयर तो रखना पड़ेगा ना, कि किसी को दिक्कत होती है, वो आपको कंप्लेंट करना चाहता है तो कहाँ करेगा। वस्तु के भार यानी साइज, जिसकी जो वेट है वो आदि के संबंध में निर्णय लेने होते हैं, लेने ही होंगे। इन सबको बोलते हैं हम उत्पाद मिश्र। 9वां प्रश्न है समाज एवं राष्ट्र के लिए विपणन प्रबंध के महत्व को निम्नांकित आधारों पर स्पष्ट कीजिए। समाज एवं राष्ट्र के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। तो आपको लिखना है रोजगार में वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन का साधन, इन दोनों में क्या उसका इंपॉर्टेंस, इसके बारे में आपको बताना है। पहला है रोजगार में वृद्धि, विपणन की विस्तृत क्रियाओं जैसे विवरण, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, पैकिंग, बाजार अनुसंधान आदि से रोजगार बढ़ता है। इन सब कामों करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। बाजार में आते हैं पूछने वाले, कंपनी का प्रचार आपका फायदा करने वाले होते हैं ना, वो बाजार अनुसंधान करने वाले लोग होते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, किस रेट में चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। और दूसरा है इसके अतिरिक्त विपणन कई अप्रत्यक्ष कार्यों जैसे यातायात, संदेश वाहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, पूंजी बाजार आदि को प्रोत्साहित करके भी रोजगार के अवसर पैदा करता है। तो रोजगार में उसका फायदा है।
दूसरा, सामाजिक परिवर्तन का साधन। प्रभावकारी विपणन के द्वारा समाज में मिलावट, जमाखोरी, भ्रामक विज्ञापन, कालाबाजारी आदि बुराइयों का उन्मूलन होता है। साथ ही जीवन स्तर में परिवर्तन होने से सामाजिक कुरीतियां दूर होने लगती है। अतः विपणन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण या साधन है। तो दोनों का जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उन दोनों का उत्तर आपको यहाँ मिल गया है। प्रश्न नंबर 10 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में उपभोक्ता शब्द की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी उपभोक्ता किसको कहते हैं? माल के उपभोक्ता का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसने वस्तु या सेवा का मूल्य देकर प्राप्त किया है, बिक्री के लिए नहीं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था शुरुआत में भी कि हम लोग खरीदते हैं, मूल्य हम भी देते हैं, क्रय हम भी करते हैं, लेकिन हम उसके बाद बिक्री नहीं करते हैं। तो जो बिक्री नहीं करता है, खुद ही उपयोग कर लेता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। व्यवसायियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? कोई एक कारण दीजिए। यानी ये उपभोक्ताओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही उपभोक्ता संरक्षण, लेकिन ये व्यवसायियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न बड़ा मतलब एक तरह से आपको अजीब लगेगा कि ये पूछा गया उपभोक्ता संरक्षण व्यवसायियों के लिए क्यों आवश्यक है। तो व्यवसाय के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, प्रत्येक व्यवसाय में अनेक संसाधनों का प्रयोग होता है। सभी संसाधन व्यवसाय को समाज द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कोई भी दुकानदार, कोई भी फैक्ट्री, कंपनी कहाँ से लाती है सामान? उसके काम करने वाले लोग तो समाज के ही होते हैं। वो संसाधन जो ले रहे हैं, मान लीजिए रॉ मटेरियल ले रहे हैं, कुछ तेल ले रहे हैं, कि सोडा ले रहे हैं, कि और भी कुछ सामान ले रहे हैं, मटेरियल जो भी लेते हैं वो समाज से ही तो आता है। तो जब समाज से सारी चीज़ें ले रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी बनती है। तो उपभोक्ता जो होते हैं वो समाज से ही होते हैं। 12वां प्रश्न, एक उपभोक्ता के लिए चुनने का अधिकार से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ताओं को जो 6-7 अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार में से एक होता है चुनने का अधिकार। तो चुनने का अधिकार से क्या मतलब है? एक उपभोक्ता के लिए चुनने का अधिकार से तात्पर्य उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में से अपनी पसंद की वस्तु अथवा सेवा क्रय करने का अधिकार से है। यानी बाजार में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जो आपके ऊपर दबाव डाल दे कि नहीं यही खरीदो। आपको नहाने के लिए साबुन चाहिए, बाजार में 15 ऑप्शन आते हैं, आपकी जो मर्जी है वो खरीदो। कपड़े, आप जब दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार आपको मजबूर नहीं कर सकता कि यही लो, जो आपकी पसंद है वो लो, नहीं पसंद तो मत लो। तो ये चुनने का अधिकार आपके पास यानी उपभोक्ताओं के पास होता है। 13वां प्रश्न है, प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर्भेद कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध एवं प्रशासन, आपको अंतर पता होना चाहिए क्योंकि दोनों शब्द लगते जैसे हैं लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। प्रबंध एवं प्रशासन में जो अंतर्भेद है वो इस तरह से है, प्रबंध, मैनेजमेंट, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। पहला अंतर है वो है प्रकृति का। प्रबंध नीतियों के क्रियान्वयन का काम करता है, जबकि प्रशासन एक प्रक्रिया एजेंसी है जो उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करती है कि उपक्रम क्यों है, इसका निर्धारण प्रशासन करता है। प्रशासन मूल रूप से हायर लेवल का जो नीतिगत निर्णय करने वाले लोग होते हैं उनको प्रशासन कहते हैं। मुख्य कार्य है प्रबंध का, इसका मुख्य कार्य कार्यकारी है यानी एग्जीक्यूटिव है, जो नीतियां बनाई गई है उनका पालन करना, उनको लागू करना प्रबंध का काम होता है। और प्रशासन का काम नीतियों का निर्णय लेना, नीतियों पर निर्णय लेना होता है या नीतियां बनाना होता है। तीसरा है प्रबंध के स्तर। प्रबंध का कार्य मध्य एवं निम्न स्तर पर किया जाता है, जबकि प्रशासन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बड़े लेवल पे काम करते हैं। चौथा है क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र संकुचित है, जबकि प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत है, ये बात हो गई। इसके बाद 5वां है योग्यता। इसमें प्रशासकीय तथा तकनीकी योग्यताओं की आवश्यकता होती है प्रबंध, जबकि प्रशासन में इसमें प्रशासकीय योग्यताओं की विशेष आवश्यकता होती है। यानी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता जो होती है वो प्रबंध में ज़्यादा होती है। प्रशासन में टेक्निकल नॉलेज की उतनी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनको केवल नीतियाँ बनानी होती है। एग्जीक्यूशन का या उनको लागू करने का काम प्रबंध का होता है और वहाँ पर टेक्निकल जो योग्यताएँ हैं उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। 14वां प्रश्न, जो प्रबंध कर सकता है वह किसी का भी प्रबंध कर सकता है, किन्हीं 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी जो व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेजर इज ऑलवेज मैनेजर, यानी जो एक जगह मैनेजमेंट कर सकता है वो कहीं भी कर सकता है, जो मैनेजमेंट कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो देखिए, अगर आप अपने एग्जाम का, अपनी तैयारी का मैनेजमेंट कर सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लॉरेंस एप्ले का मानना है कि जो प्रबंध कर सकता है वह किसी का भी प्रबंध कर सकता है। ही हु कैन मैनेज एनीथिंग। उनके इस विचार को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है प्रबंध के सिद्धांत व्यापक हैं, यानी प्रबंध के सिद्धांत सब जगह लागू होते हैं। दूसरा, सभी प्रबंधकों को समान प्रबंधकीय कार्य करने होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग सब जगह सेम होता है, सब जगह होता है ये। उसके बाद तीसरा है प्रबंधकीय ज्ञान का एक संगठन से दूसरे संगठन में प्रयोग किया जा सकता है। जो मेरे को यहाँ आता है मैं दूसरे जगह भी यूज कर सकता हूँ, आपको जो अपने घर में कर सकते हो दूसरे घर में भी कर सकते हो, वही काम, वैसे ही काम होते हैं सब। प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत सभी संगठनों में, चाहे उनकी प्रकृति, आकार, उद्देश्य कुछ भी हो, लागू होते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो सब जगह लागू होते हैं। 19-20 हो सकते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं होता है कि कहाँ प्लानिंग के बिना प्रबंधन कहीं नहीं होगा, संगठन के बिना प्रबंधन कहीं नहीं होगा। नियंत्रण की आवश्यकता सब जगह होती है। इसका मतलब जो संगठन के जो सिद्धांत है, प्रक्रिया है, वो सब जगह लागू होती है। अब आता है अगला प्रश्न, वित्तीय बाजार क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? वित्तीय बाजार एक संस्था अथवा वह व्यवस्था है जो चेक, विनिमय साध्य प्रपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, जमा एवं ऋण, स्टॉक एवं बॉन्ड्स आदि के लेन देन की सुविधा उपलब्ध
कराती है, यानी एक एक्सचेंज सेंटर टाइप होता है जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं यानी भुनाने की सुविधाएं आपको मिलती है। 16वां प्रश्न है, आदेश की एकता का सिद्धांत किस प्रकार प्रबंधन के लिए उपयोगी है? प्रबंधन के सिद्धांत जानते हो, 14 सिद्धांत जो दिए हुए हैं उनमें से एक सिद्धांत है ना, ये उनमें से एक सिद्धांत है आदेश की एकता। तो ये किस प्रकार प्रबंधन के लिए उपयोगी है? हेनरी फोल का ये सिद्धांत प्रबंधन के लिए कई प्रकार से उपयोगी साबित हुआ है। उनके अनुसार इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो अधिकार प्रभावहीन हो जाते हैं, यानी जितने अधिकार आपको दिए गए हैं अगर आप उनके बाहर जाके काम करते हो तो आपके जो अधिकार दिए गए हैं वो प्रभावहीन हो जाते हैं। अब आता है खंड से सेक्शन सी, प्रश्न संख्या 17 से 20 तक प्रत्येक 3 अंक का है। 4 × 3 12 नंबर का ये सेक्शन है। तो देखते हैं इसमें प्रश्न संख्या 17 से शुरू होता है, वैज्ञानिक प्रबंध की 5 तकनीकों का वर्णन कीजिए। देखिए बहुत बड़े प्रश्न आ गए हैं, बड़े प्रश्नों में सारे में पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपको पॉइंटों में बात करूंगा। बाकी विस्तृत आपकी बुक में है आपके पास, आपने पढ़ भी रखा है और इसकी PDF आपको मिलेगी, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो विस्तृत, लेकिन आपको फ्रेम कैसे करना है सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। वैज्ञानिक प्रबंध की 5 तकनीकों का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध की 5 तकनीकों में सबसे पहले होता है समय अध्ययन। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि सामान्य योग्यता एवं सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, यानी आपके और मेरा जैसा व्यक्ति किसी भी काम को सामान्य तरीके से करे, यानी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं हो, तब वो कितना समय खर्च करेगा, इसका अध्ययन किया जाता है समय अध्ययन तकनीक में। तो एक सामान्य बुद्धि वाले सामान्य व्यक्ति को किसी कार्य को सामान्य रूप से संपन्न करने में कितना समय लगता है, इसी के आधार पर किसी भी कार्य को करने का एक प्रमापित समय निर्धारित किया जाता है। जैसे आपकी परीक्षा का समय कितना निर्धारित किया गया है? 3.25 घंटे है। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, 15 मिनट पेपर देखने के लिए होता है, 3 घंटे में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो ये 3 घंटे कैसे डिसाइड हुए? यानी एक सामान्य बुद्धि का आपको और मेरा जैसा व्यक्ति सामान्य स्थितियों में सामान्य प्रकार से कार्य करते हुए 23 प्रश्न 3 घंटे में कर सकता है। ये पहले प्रमाप निर्धारित किया गया है और उसके बाद ही ये प्रश्न इस तरह से आपको दिए गए हैं। तो ये होता है समय अध्ययन। दूसरा है गति अध्ययन। गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की गति जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए की जाती है का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि उठना, रखना, बैठना या फिर बदलना आदि आवश्यक चेष्टाओं को समाप्त किया जाता है, जिससे कि कार्य को भली भांति पूरा करने में समय लगता है। किसी भी काम को करने में समय कम कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, जब ये जो वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति दी थी टेलर ने, तो उस समय था कि एक काम करने के लिए एक व्यक्ति को 10 जगह जाना पड़े। एक तो इस तरीके से हो सकता है, तो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाने में समय खराब होगा, तो स्पीड कम होगी काम की। या एक व्यक्ति खड़ा रहे अपनी जगह पर और काम उसके पास आए, तो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको बोले कि एक प्रश्न आप यहाँ बैठ के करोगे, दूसरा वहाँ बैठ के करोगे, तीसरा वहाँ बैठ के करोगे, तो जो समय खराब होगा उससे आपकी गति कम होगी। तो यही किया गया कि आप एक ही जगह बैठ के सारा काम करो और एक ही जगह बैठ करके किस जो बीच में जो प्रक्रियाएं हैं, उठना, रखना, बैठना या जो समय खराब करने वाली चीज़ें हैं, इनको इसके अंदर ख़त्म किया जाता है और काम की स्पीड को बढ़ाया जाता है। तीसरा है थकान अध्ययन। श्रमिक उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। निरंतर काम करने से एक समय के पश्चात वह थकान अनुभव करने लगता है। इस थकान का उसकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात वह गिर जाती है। 3 घंटे के बाद में आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक पढ़ाया जाए, लिखाया जाए आपसे, तो क्या आप जो पहले घंटे में जिस स्पीड से लिख रहे थे उसी स्पीड से छठे घंटे में भी लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ अभी, अब मुझे कहा जाए कि आप 5 घंटे तक ऐसे बोलते रहिए, तो जितनी एनर्जी से मैं पहले घंटे में बोल रहा हूँ उतनी एनर्जी से मैं 5वें घंटे में नहीं बोल पाऊंगा। इसका मतलब, क्योंकि हम व्यक्ति हैं, मशीन नहीं है, इसलिए हम थकते हैं। आप भी थकते हो, हम भी थकते हैं। थकान अध्ययन करके तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कितने घंटे बाद ब्रेक चाहिए। आपकी भी होता है ना, इंटरवल होता है ना स्कूल में, कितने घंटे बाद होता है वो इसलिए होता है ताकि कोई व्यक्ति किसी काम को करते हुए कितने समय बाद थक जाता है, उतने समय बाद उसको ब्रेक दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम थकान अध्ययन। उसके बाद में है अगला चौथा, कार्य पद्धति अध्ययन। किस काम को किस तरीके से किया जाए, कार्य विविध अध्ययन के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया का व्यापक अध्ययन किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन के सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है ताकि लागतों को न्यूनतम किया जा सके। यानी किसी भी काम को इस तरीके से करना चाहिए कि कम से कम तो खर्चा हो, कम से कम समय लगे, कम से कम संसाधन लगे, कम से कम मेहनत लगे और उत्पादन अधिक हो। यानी किसी भी काम की जो पद्धति है, कार्य करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि किसी भी कम संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन किया जा सके, या जिस संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जितने संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है उसमें से बेहतर उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे किसी की मोटरसाइकिल को आप इस तरीके से चलाओ कि वो मैक्सिमम माइलेज दे।
अगर आप उसको खराब तरीके से चलाओगे तो 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर चलेगी, उसी को ढंग से चलाओगे तो उसी 1 लीटर पेट्रोल में वही मोटरसाइकिल 50 भी चल सकती है और 60 भी चल सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कार्य की पद्धति आपकी कैसी है, आपका चलाने का तरीका कैसा है। ऐसे कार्य पर डिपेंड करता है कि अगर आप कार्य ढंग से करोगे, आप ढंग से लिखोगे तो आप कम समय में, दिए हुए समय में, कम समय में अधिक उत्पादन कर सकते हो। 5वीं जो तकनीक है वो है कार्य का सरलीकरण एवं प्रमापीकरण। टेलर प्रमापीकरण का जबरदस्त पक्ष था। उसके अनुसार अंगूठा टेक नियम के अंतर्गत उत्पादन पद्धतियों के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रणाली को प्रमाप के विकास के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है तथा उसमें और सुधार किया जा सकता है, जिसे पूरे संगठन में उपयोग में लाया जाना चाहिए। देखिए, टेलर इसके पक्षधर थे लगातार कि कोई भी काम को ईजी किया जाए, सरल करो उसको, और सरल करने के बाद में जो सबसे सरल तरीका है उसी को स्टैंडर्ड बनाओ। यानी सब लोगों को यही बोलो कि आप इसी काम को इस तरीके से करो, इस काम को इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि कम समय में अधिक उत्पादन हो सके, कम संसाधनों से अधिक उत्पादन हो सके, व्यक्ति थकेगा भी कम, समय भी कम लगाएगा, स्पीड भी ज़्यादा रहेगी। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रमापीकरण। तो ये 5वीं तकनीक है। इस तरीके से आप 5 तकनीकों का इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं और 5 तकनीकों के बारे में आप अपना उत्तर पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के साथ में। अगर आपको याद रहते हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो हर उत्तर के साथ में, हर तकनीक के साथ में जहाँ जहाँ भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल जरूर लिखिए। जैसे लिख करके उसके बाद एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल लिखने से आपका उत्तर ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा मजबूत होता है और जो आपकी कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं उनको ऐसा लगता है कि इसको इस उत्तर के जो लिखा गया है इसकी समझ है कि ये वास्तव में उपयोग में कैसे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या करें। अब बताओ, ये तो आपको मुख जबानी याद है, 14 सिद्धांत ऐसे कैसे आपको पता है? तो मैं केवल सिद्धांतों के नाम बोलूंगा, डिटेल आपको पता है और यही पूरे लिखने होते हैं। जब हेनरी फ्योल लिख के लिखा जाता है तो फिर आपको पूरे 14 लिखने होते हैं। हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत। ये इस मान्यता पर आधारित है कि एक व्यक्ति सभी कार्यों को कुशलता से नहीं कर सकता है, यानी जिस व्यक्ति को जो काम अच्छा आता है उसको वही काम दिया जाना चाहिए। पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी व्यक्ति को अधिकार चाहिए तो उत्तरदायित्व भी होता है। अगर मुझे किसी बात का अधिकार दिया गया है कि मैं किसी क्लास में जाके पढ़ा सकता हूं, तो फिर मेरा उत्तरदायित्व है कि फिर मैं ऐसा पढ़ाऊं कि सामने वाले को समझ में आए। तो अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत दूसरा होता है। तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन कार्य के प्रति रुचि एवं दायित्व के प्रति जागरूकता का आधार होता है। यानी जो ऊपर आपको बताया गया था सिद्धांत अधिकार उत्तरदायित्व का, ये अनुशासन से ही आता है। यानी अनुशासन में आप नहीं रहोगे तो अधिकार आपके छीन लिए जाएंगे और अनुशासन में अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके उत्तरदायित्व आप पूरे नहीं कर पाएंगे। यानी अधिकार उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए अनुशासित होना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा के बाद चौथा है आदेश की एकता का सिद्धांत। ये आप सब जानते हैं कि एक व्यक्ति को बार बार अलग अलग जगह से अगर आदेश दिए जाएंगे तो फिर वो किसका काम करे, किसको मना करे, तो फिर वो काम बिगड़ेगा। तो क्या लिखा फ्योल ने, एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होने चाहिए, अर्थात एक अधीनस्थ को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि 2 अधिकारियों से एक साथ अगर आदेश प्राप्त होंगे तो एक के आदेश का पालन कर पाएगा और दूसरे का आदेश का पालन नहीं कर पाएगा या दोनों का करने की कोशिश करेगा तो दोनों काम बिगड़ेंगे। निर्देश की एकता का सिद्धांत यानी गाइडलाइन जो होती है, आदेश के बाद में निर्देश आता है किस काम को करना, कैसे, कौन सा काम करना है आदेश में आ जाता है, लेकिन इस काम को किस तरीके से करना है कि निर्देश में आता है। इस सिद्धांत के अनुसार समान उद्देश्य रखने वाली क्रियाओं के समूह को एक ही योजना तथा एक ही अध्यक्ष द्वारा वन हेड वन प्लान निर्देशित किया जाना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए कि मुझे भी एक काम बताया गया है, मेरे साथी को भी एक काम बताया गया है, या मान लीजिए आप भी उसमें शामिल, आपको भी एक काम बताया गया है और तीनों का काम एक तरह का है, तो फिर तीनों को काम करने का तरीका भी एक ही बताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से करो, आप उस तरीके से करो, आप उस तरीके से करो, ऐसा नहीं होता है। यानी आदेश की एकता का सिद्धांत जहाँ लागू होता है वह निर्देश की एकता का सिद्धांत भी लागू होना चाहिए। यानी एक काम को करने की प्रक्रिया सभी के लिए एक ही होनी चाहिए। छठा है व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामान्य हित को सर्वोच्चता का सिद्धांत। ये बहुत फेमस है। जब आप संगठन में काम कर रहे होते हैं, संस्था में काम कर रहे होते हैं, तो व्यक्तिगत हितों को यानी खुद के हित को छोड़ करके संस्था के हित में काम करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है कि मुझे मेरे समय से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आधा घंटे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो मेरा हित तो इसमें है कि मैं काम नहीं करूं, या मेरा जो समय हो गया तो मैं तो घर जाऊंगा। लेकिन अगर उस आधे घंटे ज़्यादा काम करने से संस्था को ज़्यादा फायदा हो रहा है तो फिर हमें हमारे व्यक्तिगत हित को छोड़ करके संस्था के हित की बात करनी चाहिए, यानी जो सार्वजनिक हित है उसकी बात करनी चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। फ्योल के अनुसार व्यक्तिगत हित सामान्य हितों के अधीन
होते हैं। यानी जब संस्था का भला होगा, संस्था का हित होगा, संस्था का फायदा होगा, तो कुछ तो फायदा हमें भी मिलने वाला है, हम कर्मचारी हैं तो अगर संस्था का सार्वजनिक हित हो रहा है तो फिर हमारा हित उसमें शामिल होता है। फ्योल ने सही कहा है बिल्कुल। 7वां है पारिश्रमिक का सिद्धांत। पारिश्रमिक के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप पर्याप्त यानी एडिकेट, समुचित, न्यायपूर्ण एवं संतोषजनक पारिश्रमिक प्रदान करना चाहिए। यानी श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए। जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से उनके पास उनकी जिसको हम कहते हैं वेतन या सैलरी या मजदूरी जो भी है वो उसी स्तर पे मिलनी चाहिए जिस तरह का उनसे काम करवाया गया है। केंद्रीकरण का सिद्धांत यानी सेंट्रलाइजेशन का जो सिद्धांत होता है, फेयोल के अनुसार अधिकारों का केंद्रीकरण न अच्छा है और न ही बुरा। इसकी मात्रा, उपक्रम की प्रकृति, प्रबंध के मूल्य एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की योग्यता आदि पर निर्भर करती है। यानी मैनेजमेंट को तय करना चाहिए कितने अधिकार ऐसे होते हैं जो केंद्रीकृत किए जा सकते हैं, कितने ऐसे होते हैं जो विकेंद्रीकृत किए जा सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं होता है कि संस्था में कुछ निर्णय केंद्रीकृत नहीं होंगे, कुछ तो रखने भी पड़ते हैं, नियंत्रण में रखने पड़ते हैं, तो केंद्रीकरण भी करना पड़ता है। और कुछ के साथ ऐसा होता है कि उसका विकेंद्रीकरण करना पड़ता है। उसके बाद है सोपानिक श्रृंखला का सिद्धांत। आप सब जानते हैं इसको, सीडी जिसको बोलते हैं। स्केलर चेन के सिद्धांत से तात्पर्य उच्च अधिकारियों से निम्नाधिकारियों के मध्य संपर्क में आने वाले किसी भी अधिकार का उल्लंघन, बाईपास या अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे ये जानते हैं आप सब, यानी ई को अगर आई से बात करनी है तो तरीका ये होता है। या फिर ये जो फेल्स ब्रिज आता है, ये कहते हैं कि इतना लंबा नहीं किया जाना चाहिए इसको, ये बहुत लंबा हो जाता है जब कम्युनिकेशन होता है। तो फेल ने कहा कि फिर डी को एच से बात करनी, तो ये फेल्स ब्रिज के माध्यम से बात हो सकती है। इस तरीके से भी बात की जा सकती है। इसके बाद 10वां है व्यवस्था का सिद्धांत। फेयोल ने कहा कि प्रत्येक वस्तु एवं मनुष्य का स्थान निश्चित ही नहीं होना चाहिए, अपितु वह वस्तु एवं मनुष्य उसी स्थान पर रहने चाहिए। ऐसा करने से वस्तुओं का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को वस्तुएं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सिद्धांत क्या है? जैसे आज आप पढ़ाई करके सो रहे हो और अपनी बुक को आपने कहीं रख दिया है, टेबल पर रख दिया, कहीं रख दिया, और सुबह जब आप लेट उठो और वो किताब आपको वहाँ नहीं मिले, तो क्या गुजरेगी आपके साथ? और वो आपका एग्जाम है परसों, ऐसा मान लेते हैं, क्या होगा आपके साथ? आप परेशान हो जाओगे। ऐसा ही संस्थाओं में होता है। यानी संस्था में कौन सा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, किसी को आपसे काम है तो आप कहाँ बैठते हो, आपका टेबल कहाँ, आपकी चेयर कहाँ है, वो स्थान निश्चित होना चाहिए। और कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाती है ये भी निश्चित होना चाहिए। ये प्रबंधन का हिस्सा है। इसलिए अपने कमरे को व्यवस्थित रखिए और जो चीज़ जहाँ रखी जानी चाहिए वहीं रखिए, ताकि किसी को पूछने की, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। ये व्यवस्था का सिद्धांत है। 11वां है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत कर्मचारियों के साथ न्याय, सहानुभूति और समानता का व्यवहार करने पर बल देता है। यानी समता का मतलब इक्वलिटी, सभी कर्मचारियों को बराबर समझिए, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब कर्मचारी उनके साथ समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। अगला सिद्धांत है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता का सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत का मानना है कि यदि व्यक्तियों में कार्य पूरा करने की योग्यता है तो उनकी कार्य पर स्थिरता बनी रहनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य पर लगाया गया है और वो काम अच्छी तरीके से कर रहा है, उसमें क्षमता है, वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो फिर उसको मत बदलो, उसको लगातार काम करने दो। क्योंकि उसकी जगह नया आएगा तो उसको काम नहीं आता है, उसको समझने में समय लगेगा, और इस व्यक्ति को दूसरी जगह भेजोगे तो उसको नया काम समझ में नहीं आएगा। इससे संस्था की गति पर, संस्था की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है और साथ में कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ता है। पहलपन का सिद्धांत, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मैनेजर्स के लिए, लीडर्स के लिए बोला जाता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए हमेशा। यानी आप कोई भी काम करो तो पहल करो। अगर आप नहीं कर रहे हो, कोई कर्मचारी के दिमाग में अच्छा आइडिया आता है, वो कुछ काम करने के लिए बताना चाहता है आपको, वो कुछ करना चाहता है, तो उसको पहल करने का मौका देना चाहिए। यानी कर्मचारियों को कार्य संबंधी योजना पर सोचने, प्रस्तावित करने, उसको कार्य रूप देने की स्वतंत्रता की पहल शक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं उनके उत्साह में वृद्धि होती है। यानी कर्मचारियों की जो क्षमता है, कर्मचारियों का जो उत्साह है, अगर वो चाहता है कुछ करना, कुछ बताना चाहता है, कुछ आइडिया है उसके पास, तो उसको वो काम करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद अंतिम है सहयोग की भावना का सिद्धांत। इसके अनुसार सभी कर्मचारियों को एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि संगठन जो है वो टीम होती है। जब हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे कर्मचारी के रूप में तो संस्था सफल नहीं होगी। संस्था सफल नहीं होगी तो हम भी खतरे में ही होते हैं, कर्मचारी भी खतरे में होते हैं। तो ये अंतिम सिद्धांत जो था, इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, फूट डालो में शासन करने वालों की नीति का परित्याग करना चाहिए, और लिखित संप्रेषण के सिद्धांतों दोषों को दूर करना चाहिए। चलिए 14 सिद्धांतों के बाद में अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, एक प्रबंधक के रूप में कार्यात्मक संगठन ढांचे का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके गुण एवं दोषों को समझाइए। देखिए इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला क्या है, प्रबंधक के रूप में कार्यात्मक संगठन ढांचे का अर्थ, यानी कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होता है। और जब आपने ये स्पष्ट कर दिया, उसके बाद आपको बताना है इसके गुण एवं दोष क्या होते हैं। तो मैं दोनों को समझाता हूं आपको। कार्यात्मक ढांचा, क्रियात्मक संगठन ढांचा क्या होता है।
क्रियात्मक संगठन का अर्थ संगठन के ऐसे प्रारूप से है जिसमें क्रियाओं के विभिन्न समूहों के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है, यानी अलग अलग कामों को बांट दिया जाता है और उन कामों को करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। जैसे अब देखते हैं हम लोग इसको इस फॉर्मेट में देखते हैं। अगर आप कर सकें तो ये डायग्राम बना के आइए। ये प्रभावशाली होता है, जैसे मैंने पूरा डिटेल तो लिख रखी है, पहले भी आप उसको पढ़ लेना, अपनी बुक में भी आपकी में दी हुई है। अगर आप इस तरह से डायग्राम बना देंगे तो ये प्रभावशाली होता है और ये दिखने में अच्छा लगता है और टीचर को प्रभावित करेगा, आपको ज़्यादा नंबर देंगे अगर आप ऐसा बनाते हो तो। सबसे पहले जैसे कारखाना अध्यक्ष है, कोई फैक्ट्री है तो उसका एक चेयरमैन हो गया। उसके बाद में कारखाना प्रबंधक होता है, जो जैसे फैक्ट्री चलती है, मशीनरी जिधर चलती है उसका, और एक होता है कार्यालय प्रबंधक जिसको हम ऑफिस बोलते हैं। ऑफिस का एक मैनेजर होगा, तो एक ऑफिस मैनेजर, एक फैक्ट्री मैनेजर। अब फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में कौन कौन काम करेंगे? पोलिनायक यानी टीम लीडर, गति नायक जैसे हम पहले बात कर रहे थे, गति अच्छी होनी चाहिए, सही तरीके से काम कर रहे हैं तो गति नायक हो जाएगा। जीर्णोद्धार का मतलब होता है मेंटेनेंस करने वाला, कोई मशीन खराब हो रही है या उसमें ग्रीसिंग करना है, ऑयलिंग करना है और कोई सर्विस करनी है उसकी, तो वो निरीक्षक यानी जो अपने इन्विजिलेटर्स होते हैं, यानी जो निरीक्षण करने वाले सुपरवाइजर्स होते हैं उनको बोलते हैं। कार्यक्रम लिपिक, कार्यक्रम निर्धारित करने वाला लिपिक। उसके बाद लिपिक, ये कार्यालय प्रबंधक के अंतर्गत काम करते हैं। कार्यक्रम लिपिक, लागत लिपिक यानी कॉस्ट क्लर्क, और उसके बाद में अनुशासक यानी ध्यान रखने वाले जिसको हम बोलते हैं। और उन सबके नीचे कौन होता है? इन सबके नीचे कौन काम करता है? श्रमिक। सबसे नीचे की जो पोस्ट होती है वो श्रमिक होती है, अगर हम संगठन के ढांचे की बात करें तो। इस तरह से संगठन को विभिन्न अब ये तो केवल उदाहरण है, इसके अलावा किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी संगठन में, संस्था में इसके अलावा भी विभाग हो सकते हैं, या इससे कम भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ढांचे में विभाजित करके जिसको किया जाता है उसको बोलते हैं हम क्रियात्मक संगठन ढांचा। यानी क्रियाओं को जब संगठन के अलग अलग ढांचों में बांट दिया जाता है, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग लीडर्स के अंडर में कर दिया जाता है, तो उसको हम क्रियात्मक संगठन ढांचा कहते हैं। क्रियात्मक संगठन के लाभ या गुण अग्रलिखित हैं। इसमें विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलने से कार्यदक्षता उत्पन्न होती है। इसमें प्रत्येक श्रमिक अपनी अधिकतम योग्यता, क्षमता एवं अनुभव का उपयोग करता है। यानी हम लाभ की बात कर रहे हैं कि कार्यात्मक संगठन के लाभ कौन कौन से होते हैं। ये विवेकीकरण के माध्यम से बहुत बड़े उत्पादन में सहयोग करता है। निर्णय शीघ्र एवं एकरूप लिए जा सकते हैं क्योंकि प्रत्येक अधिकारी को अपने से संबंधित कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इसमें सभी क्रियात्मक प्रबंधकों को समान अधिकार होने के फलस्वरूप सबका महत्व एवं सम्मान पूरा होता है। अब आता है हानियां या दोष, यानी हम पहले पढ़ चुके हैं लाभ, अब हम पढ़ रहे हैं दोष, यानी दोष भी लिखने हैं क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था आपसे, तो दोष क्या क्या है। इसमें विभागों तथा विभागों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना कठिन होता है। इतने सारे विभाग होते हैं तो सारे मिलके कैसे चलेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल हो जाएगा तो ये दोष है इसका। इसमें आदेशों की एकता समाप्त हो जाती है। इसमें कागजी कार्रवाई अधिक होती है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं तो बहुत सारे कागज चलेंगे। प्रबंधकों एवं कर्मचारियों में अनुशासन स्थापित करना कठिन होता है। ये उसके दोष हो गए हैं। तो हमने उसको संगठन ढांचे को समझ लिया, वो आप लिख दीजिए, डायग्राम बना के उसका उत्तर लिखिए। उसके बाद में उसके गुण बता दिए मैंने आपको, उसके लाभ बता दिए, उसके बाद में हानि बता दी और दोष बता दिए। तो ये आपका उत्तर, जो प्रश्न पूछा गया था उसका पूरा उत्तर ये हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। भर्ती से आपका क्या आशय है? संगठन में भर्ती की आवश्यकता क्यों होती है? देखो प्रश्न के कितने टुकड़े हैं। पहला है भर्ती से क्या आशय है, पहले इसका उत्तर दीजिए। फिर संगठन में भर्ती की आवश्यकता क्यों होती है, फिर इसका उत्तर दीजिए। उसके बाद में भर्ती के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। यानी इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं और आपको तीनों का उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर देते हैं सबका। भर्ती का अर्थ और परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले भर्ती एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा संभावित लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि संस्था में पद रिक्त हैं। संभावित मतलब जिनको हम संभावित रूप से कर्मचारी मानते हैं और वे आवेदन करें। अन्य शब्दों में भर्ती का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत संभावित व्यक्तियों को किसी पद के आवेदनार्थ प्रोत्साहित किया जाता है। यानी उसको कहा जाता है कि आप कुल मिला के आवेदन कीजिए। भर्ती के अर्थ को समझने के लिए निम्न परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। प्रोफेसर ब्यूल के शब्दों में किसी विक्रय पद के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रार्थियों की खोज करना ही भर्ती है। देखो एक बात आप ध्यान रखना कि अर्थ में तो आप लिख दीजिए जो आपको आता है, लेकिन जब आप परिभाषा लिख रहे हैं और किसी विद्वान की दी हुई है तो उनका नाम जरूर लिखिए साथ में। और अगर नाम नहीं पता तो फिर मत लिखिए, गलत मत लिखिए। यानी अगर जैसे यहाँ लिखा है कि प्रोफेसर ब्यूल के शब्दों में, तो फिर प्रोफेसर ब्यूल के शब्दों में प्रोफेसर ब्यूल के ही लिखिए और किसी के मत लिखिए। और किसी का पता नहीं तो आप लिख दीजिए सीधा कि एक विद्वान ने कहा है, या विद्वान के शब्दों में, या जो स्कॉलर्स जो उनके रहे उनके शब्दों में, आप कुछ भी किसी को टेक कर दीजिए, लेकिन गलत राइटर का नाम या गलत स्कॉलर का नाम मत लिखना परिभाषा के साथ। अब आते हैं हम लोग भर्ती की आवश्यकता क्यों होती है। अर्थ और परिभाषा के बाद में हम आते हैं भर्ती की आवश्यकता क्यों होती है।
सभी संस्थाओं संगठनों में कर्मचारियों श्रमिकों की आवश्यकता अनेक कारणों से करनी पड़ती है, चाहे कारण उनका निरंतर आना जाना हो एक संस्था को। देखो ये कारण होते हैं भर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संस्था में निरंतर आना जाना हो, लोग छोड़ जाते हैं नौकरी, एक संस्था छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं, चाहे बुजुर्ग की शारीरिक आवश्यकता हो, रिटायर हो गया हो, सेवानिवृत्ति हो गई हो, इनके अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से भी भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। नई संस्था की स्थापना करोगे, कंपनी नहीं खोल रहे हो, संगठन नया चला रहे हो, तो भर्ती की आवश्यकता होगी। दूसरा है कटु प्रतिस्पर्धा, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, तो अच्छे लोग रखने होते हैं, खराब लोगों को निकालना पड़ता है, ज़्यादा लोगों को रखना पड़ता है, तो कंपटीशन की वजह से भी भर्ती करनी पड़ती है। कर्मचारी आवर्तन का मतलब होता है चर्न रेट, आना जाना। कर्मचारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो जब जाएंगे तो आएंगे और आएंगे तो जाएंगे, तो ये चलता रहता है, तो लगातार भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है। मैं आपको पॉइंट्स में समझा रहा हूँ, डिटेल आप पूरी लिखिए, मैं पूरी पढ़ नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। चौथा है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जैसे मान लीजिए कि दिवाली आती है, आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, तो मिठाई की दुकान पे मिठाई के जो हलवाई होते हैं वो 15-20 दिन, दिवाली से 15-20 दिन पहले अपने हलवाई की संख्या बढ़ा देते हैं, अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 1 महीने बाद भावी आवश्यकता है, ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भर्ती करनी पड़ती है। उसके बाद में है बाजार का विस्तार। बाजार यानी आपके पास प्रत्येक संस्था अपने बाजारों का विस्तार करना चाहती है, यानी एक संस्था की एक मिठाई की दुकान है, वो दूसरी जगह खोलना चाहती है, तो दूसरी जगह खोलने के लिए क्या चाहिए उसको? सबसे पहले कर्मचारी चाहिए, तो कर्मचारी चाहिए तो भर्ती करनी पड़ेगी। तो अगर आप बाजार बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, अपने कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में है औद्योगिकरण। सामान्यतः औद्योगिक विकास के फलस्वरूप संस्था प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होती है। तो औद्योगिकरण जब बढ़ता है, उद्योग जब बढ़ता है, तो फिर नए टेक्नीशियन, विक्रेता, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो नए लोगों को रखना पड़ता है, या कोई और परिवर्तन है कि आप विस्तार कर रहे हैं अपनी संस्था का, तो उसके समय भी नई भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। भर्ती के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, मैं आंतरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं ये बता रहा हूँ, और बाह्य स्रोत कौन कौन से होते हैं ये बता रहा हूँ। डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिए और लिख दीजिए। आंतरिक स्रोत होते हैं विभागीय स्थानांतरण, दूसरा है कर्मचारी और अधिकारियों की सिफारिश, तीसरा है प्रशिक्षणार्थी, जो ट्रेनिंग लोग लेते हैं, जैसे किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं, नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ से अपन ले सकते हैं, या ITI कर रहे हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रशिक्षणार्थी। इसके बाद है आंतरिक विज्ञापन, उपक्रम के किसी एक विभाग में कोई रिक्ति हो तो फैक्ट्री के अंदर विज्ञापन लगा दिया जाता है कि आपको अगर जो आप अभी काम कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है तो ये काम आप कर सकते हैं, इसकी भी वैकेंसी है, तो ये आंतरिक विज्ञापन होता है। अन्य स्रोत ऋण सेवा संस्थाएं, जो दूसरी सेवा संस्थाएं उपलब्ध कराती है, जो HR एजेंसीज होती है, उनके माध्यम से भी भर्ती की जा सकती है। बाह्य स्रोत है पूर्व कर्मचारी। पूर्व कर्मचारी, देखो कर्मचारी आंतरिक होता है, जैसे वो पूर्व होता है तो भारी हो जाता है, तो पूर्व कर्मचारी जो पहले यहाँ काम कर रहा था उसको दोबारा बुला सकते हैं। दूसरा है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं। तीसरा है स्वैच्छिक प्रार्थना पत्र, लोग वैकेंसी निकली भी नहीं है फिर भी एप्लीकेशन दे जाते हैं कि अगर आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना, तो वो एक भर्ती का स्रोत होता है। ग्राहकों के कर्मचारी, जैसे कोई बड़ी संस्था है तो उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को कंपनी में बुला लेते हैं, तो बुला सकते हैं। तो ग्राहकों के कर्मचारी भी एक बाह्य स्रोत होता है। विज्ञापन के माध्यम से तो आप सब जानते हैं होता ही है कि विज्ञापन के माध्यम से तो भर्ती होती है खूब। और रोजगार सेवा संस्थाएं, रोजगार देने वाली संस्थाएं जो होती है, रोजगार केंद्र होते हैं, जिला रोजगार केंद्र होते हैं, सरकारी संस्थाएं होती है, कई प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो भी करवाती हैं, तो वो एक संस्था के लिए बाहरी स्रोत होते हैं। व्यावसायिक सभाएं, जैसे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो उनको बोलते हैं हम सेमिनार और सभाएं, तो वहाँ से भी जब जाते हैं, मिलते हैं लोग आपस में, एक दूसरे के व्यवसायी मिलते हैं, कर्मचारी मिलते हैं, तो वहाँ से भी एक दूसरे का ट्रांसफर हो जाता है या एक दूसरे को एक्वायर कर सकते हैं। प्रतीक्षा सूची, जब भर्ती के बाद में चयन किया जाता है ना किसी का, तो चयन करने के बाद में वेटिंग लिस्ट रह जाती है। 40 कर्मचारियों को चुना था, 40 को चुन लिया, 10 लोगों को वेटिंग में रख दिया, अब 40 में से 30 ने ज्वाइन किया, 10 ने नहीं किया, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको चुन लिया जाता है, उनको भी बाह्य स्रोत के रूप में हम यूज कर सकते हैं, तो वेटिंग लिस्ट से लोगों को ले सकते हैं। श्रम संघ, जो संगठन होते हैं श्रमिकों के, उनको भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि आपके यहाँ अगर कोई आदमी है जो आपके संगठन में है और अभी काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास इस बात की वैकेंसी है, तो ये भी बाह्य स्रोत के रूप में काम में आता है। कारखाने के फाटक पर भर्ती, यानी कारखाने का जो गेट होता है वहाँ पे तुरंत भर्ती होती है छोटे कामों के लिए, बिना तकनीक के जो काम होते हैं उसके लिए कारखाने के गेट पर भर्ती होती है, जो भी वहाँ लोग होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनमें से भर्ती कर ली जाती है। अब आ गया आपका सेक्शन D, जो अंतिम है, जिसको निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, और ये 3 प्रश्न इसमें होंगे और 3 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के। विपणन मिश्रण के 4 महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए। मार्केटिंग मिक्स के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, मैं चारों बता रहा हूं आपको, और चारों बताने के बाद में डिटेल आपको लिखनी होती है।
सबसे पहला है विपणन मिश्रण का सबसे प्रत्यक्ष तत्व उत्पाद है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट। इंग्लिश में अगर हम एक साथ याद रखेंगे आप इसको, तो ये 4 P's बोलते हैं इसको। आप सीधा याद रख सकते हैं 4 P's। फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको याद रखने का। 4 P's। पहला कौन सा होता है? प्रोडक्ट, जो उत्पाद हो गया। दूसरा होता है प्राइस, मूल्य। प्लेसमेंट, जिसको स्थायित्व कहते हैं, स्थान कहते हैं। और चौथा होता है प्रमोशन, जिसको हम संवर्धन कहते हैं, जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे। तो 4 P में आप याद रख लीजिए इसको, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रमोशन। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। विपणन मिश्र के महत्वपूर्ण तत्व घटक में सबसे पहले आ गया आपका उत्पाद, जो मैं बोल रहा था आपको प्रोडक्ट। उदाहरण के लिए फिलिप्स जैसी कंपनी टेलीविजन, ऑडियो प्लेयर, सेलफोन, रेडियो का उत्पादन करती है। तो ये किसी भी कंपनी की मार्केटिंग का पहला काम हो गया कि उसके पास हो तो सही प्रोडक्ट। हम मार्केटिंग करेंगे किसकी? मार्केटिंग हमारे पास जो सामान होगा बेचने का, उसी की तो करेंगे। तो पहले सामान होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए। गुड्स भी हो सकती है और सर्विसेज भी हो सकती है। दूसरा है जो मैंने आपको बताया था, प्राइस यानी मूल्य। विपणन के अदल बदल में दाम वह मूल्य है जो क्रेता से विक्रेता एक वस्तु अथवा सेवा के बदले पाता है। यानी क्रेता कौन? हम देंगे किसको पैसा? विक्रेता को। बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको बोलते हैं मूल्य। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेन है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, ये मैं आपको दूं, तो आप हो गए क्रेता, मैं हो गया विक्रेता। अब इसके बदले में आप मुझे 1000 रुपये दे रहे हो। हाँ, 1000 का आता है ये। 1000 रुपये दे रहे हो, तो 1000 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। यानी क्रेता और विक्रेता एक वस्तु के विनिमय में जो पैसा देते हैं, उसको हम मूल्य कहते हैं। तीसरा है स्थान। विपणन मिश्रण के अंतर्गत स्थान का तात्पर्य नीतियों की सूची से है, जिसे इसलिए लेना आवश्यक है कि उत्पाद को ग्राहकों के प्रयोग और उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके। जैसे मान लीजिए कि आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोल रखे हैं, तो वो मिलेगा कहाँ? कस्टमर कहाँ आएंगे आपके पास लेने? जैसे लाइफ इंश्योरेंस LIC की ब्रांचेज आपने बहुत सारी देखी होगी, वो उनके स्थान हैं। वो विज्ञापन तो कर देते हैं, फिर कहते हैं निकटतम शाखा में संपर्क करें। तो निकटतम शाखा होनी चाहिए ना, तो निकटतम शाखा है उनकी। जहाँ जहाँ भी आप जाओगे तो निकटतम शाखा उपलब्ध होती है, उसको बोलते हैं स्थान। यानी ये उत्पाद कहाँ मिलेगा? जैसे मान लो आपको लेना है, अब आप मेरे से पूछो कहाँ मिलेगा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि जयपुर में कहाँ मिलता है, या कोटा में कहाँ मिलता है, या जोधपुर में कहाँ मिलता है। इसको बोलते हैं हम स्थान। उसके बाद चौथा होता है संवर्धन, प्रमोशन। यानी किसी भी चीज़ को हम लोगों तक कैसे पहुँचाएं, उसकी बिक्री को कैसे बढ़ाएं, उसकी लोकप्रियता को कैसे बढ़ाएं। तो ये होता है विपणन मिश्रण का संवर्धन भी एक तत्व है। इस तत्व में उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा का क्रय करने की प्रार्थना की जाती है, वस्तु की जानकारी दी जाती है एवं प्राप्ति स्थान तथा मूल्य बताया जाता है। प्रवर्तक संवर्धन हेतु वैयक्तिक विक्रय, विज्ञापन विक्रय, संवर्धन आदि सभी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या किस चीज़ से लोगों में लोकप्रिय किया जाता है? व्यक्तिगत विक्रय, यानी एक व्यक्ति जाके घर घर जाके बेचता है। जो सबसे पहले था ना कंपनी का प्रचार, आपका फायदा, वो व्यक्तिगत विक्रय होता है। एक व्यक्ति जाता है, एक कोई बेचता है। उसके बाद विज्ञापन तो आप सब जानते ही हैं। उसके बाद में विक्रय संवर्धन, यानी डिस्काउंट्स देना होता है, एक के साथ एक फ्री करना होता है, फ्री सैंपल देना होता है। ये सब संवर्धन करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए ऐसा होता है, ताकि लोगों के बीच में वो उत्पाद लोकप्रिय हो, लोग उसको जानें, उसको खरीदना शुरू करें। इसके लिए संवर्धन होता है। तो ये 4 जो घटक होते हैं विपणन मिश्रण के, प्रमुख घटक ये 4 होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रमोशन। तो इससे आपका उत्तर ये पूरा हो जाता है। संवर्धन के अंतर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती है। कौन कौन सी बातें? निर्माताओं, थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं के मध्य की दूरी को समाप्त करना होता है, ताकि लोग उत्पाद के साथ में आएँ। बीच में से जो लंबी दूरियां बन रही है, लंबी जो चैनल लंबा हो जाता है, उसको खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये 3 बातें हैं, 4 5 बातें आपको, 6 बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि जो संवर्धन होता है वो किस तरह से प्रभावशाली होता है। तो ये 8 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। 8 पॉइंट्स पढ़ करके आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। देखिए, जब हम अधिकार उत्तरदायित्व की सिद्धांत की बात कर रहे थे, तभी मैंने आपसे कहा था कि अधिकार उत्तरदायित्व एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब उपभोक्ता के अधिकार उत्तरदायित्व की बात आ रही है, तो यहाँ भी वही बात है। उपभोक्ता को अधिकार चाहिए तो उसके उत्तरदायित्व भी होते हैं। तो हम दोनों बातें पढ़ेंगे। प्रश्न में यही पूछा गया है कि उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं, वो आप जानते हैं सब अच्छी तरह से। मैं उनको एक बार रिपीट करता हूँ, और उसके दायित्व कौन कौन से होते हैं। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, जिस तरह से आप इंटरेस्टिंगली यहाँ तक देख रहे हैं। सुरक्षा का अधिकार है सबसे पहला अधिकार। उपभोक्ता का पहला अधिकार क्या है? सुरक्षा का अधिकार है। यानी इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ताओं के पास उन वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरा अधिकार है सूचना का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ता को धोखेबाजी और अनुचित कार्रवाइयों से स्वयं की रक्षा करने
के लिए वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, प्रमाण और कीमत के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी इससे मेरे ऊपर क्या दिक्कत हो सकती है, ये क्या नुकसान तो नहीं करेगी, ये फायदा क्या करेगी, नुकसान क्या करेगी, इसके गुण क्या हैं, इसके अवगुण क्या है, इन सब के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसलिए जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके ऊपर सारी सूचनाएं आती है कि इसके अंदर क्या क्या है, ये किससे मिलके बना है, इसका उपयोग कब तक कर सकते हो, ये कब खराब हो जाएगा, ये सब लिखा आता है। आप देखते हो ना, दवाई के ऊपर आप देखेंगे या किसी भी खाने वाली चीज़ जो पैकेट में बंद होकर आती है उसके ऊपर सब लिखा आता है। आजकल तो जो मिठाई की दुकान है तो उनके ऊपर लिख के रखना पड़ता है कि मिठाई कब तक खराब हो जाएगी। दूध की थैली को आप देख रहे हो, उस पर लिखा आता है कब तक खराब हो जाएगा, कब बना है और कब तक खराब हो जाएगा। चुनाव करने का अधिकार है, जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं चुनने के अधिकार के बारे में, हमने पहले बीच में बात की थी। चुनने का अधिकार जो होता है ये चुनाव का अधिकार होता है, तो ये भी एक अधिकार होता है। सुनवाई का अधिकार या प्रतिनिधित्व का अधिकार चौथा अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ता के पास स्वयं का प्रतिनिधित्व करने या सुनवाई करने का अधिकार है, अपने हित के समर्थन करने का अधिकार है। यानी उसको कोई दिक्कत होती है, वो पीड़ित महसूस करता है तो उसको अपनी सुनवाई करने का अधिकार है। यानी संस्थाओं के अंदर भी, हर संस्था के अंदर भी कस्टमर केयर नंबर आते हैं सब जगह, तो वो अधिकार है उपभोक्ता का कि वो वहाँ शिकायत दर्ज करा सके, अपनी सुनवाई करा सके। या फिर सरकारी संस्थाएं जो सरकार के स्तर पर व्यवस्था की गई, जिला उपभोक्ता मंच और ये सब, तो वहाँ भी इसी अधिकार के प्रत्यावर्तन में ही वो व्यवस्थाएं की गई है सारी। पांचवा अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ता के पास पारिश्रमिक प्राप्त करने या अनुचित व्यापारिक कार्यवाही या किसी शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता को न्याय प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी अगर कोई नुकसान हुआ है, शोषित हुआ है कोई उपभोक्ता, तो विभिन्न कोर्ट, जिला मंच, राज्य मंच और राष्ट्रीय मंच इसीलिए बनाए गए हैं ताकि किसी उपभोक्ता को शोषित होने पर या नुकसान होने पर उपभोक्ता का जो अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उसकी प्रतिपूर्ति में उसको क्षतिपूर्ति मॉनेटरी यानी मूल्य उसका दिलवाया जा सके। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, छठा जो अधिकार है वो उपभोक्ता शिक्षा का है। इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ताओं को उन्हें दिए जाने वाले ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने का अधिकार होता है। अपने अधिकारों के बारे में जानना और कार्रवाइयाँ करना शिक्षित उपभोक्ताओं के लिए आसान होता है। ये अधिकार विश्वास दिलाता है कि अशिक्षित उपभोक्ता परंतु विद्यमान कार्यों के बारे में सूचना की जांच पड़ताल कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए एजेंसियां स्थापित की जाती है। कोई उपभोक्ता मान लीजिए कि वो जो पैकेट पे लिखा होता है, उस पैकेट पे जो लिखा हुआ वो पढ़ नहीं जानता, वो अंग्रेजी में लिखा नहीं पढ़ जानता है, तो उसका यह अधिकार है कि वो सारी सूचनाएं प्राप्त करे। उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता जो जानना चाहता है किसी वस्तु के बारे में, वो सब उसको जानने का अधिकार है। इसलिए आपकी किताब में, इसलिए आपकी बुक में ये चैप्टर इसलिए दिया गया है कि आप बताओ सबको, आप खुद समझो, फिर अपने साथ में जो लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उनको भी समझाओ कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है और इसी के संदर्भ में आपके ये चैप्टर इसमें रखा गया है, स्कूल पाठ्य पुस्तक में इसलिए रखा जाता है। उसके बाद है आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक के पास जीवित रहने और प्रतिष्ठित रहन सहन के लिए आधारभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पीने का पानी, स्वच्छता, आश्रय स्थल, शिक्षा, ऊर्जा और परिवहन सम्मिलित किया जाता है। इन 8 आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना किसी भी मनुष्य को प्रतिष्ठित ढंग से रहना असंभव है। स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, जो 8वां अधिकार ये है, 7 अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये 8वां अधिकार स्वच्छ वातावरण का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ताओं और सभी नागरिकों के पास वातावरणीय प्रदूषण और वातावरणीय अवनयन के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये अधिकार वर्तमान और भावी पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त, तनाव मुक्त और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने पर बल देता है। मान लीजिए कोई आपके पास घर के पास फैक्ट्री खोल देता है और उससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और आप परेशान होते हैं, तो आप परेशान होते हैं तो आपको यह अधिकार है कि आप उस जो परेशानी हो रही है, यानी जो स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, वो आपको प्राप्त करने का अधिकार है। आप नगर निगम में कंप्लेंट कर देते हो ना, आपके पास घर के बाहर कीचड़ होते ही, क्यों? क्योंकि आपको वातावरण शुद्ध रखने का अधिकार है, आपको स्वच्छ वातावरण बनाने का अधिकार है। इसलिए हम कंप्लेंट करते हैं पंचायत में या नगर पालिका में, नगर निगम में कि हमारे बाहर गंदगी हो गई है, नालियाँ खराब हो गई है, सफाई नहीं हो रही, एवरीथिंग जो भी है, या कोई जानवर मर जाता है, बदबू आती है, तो उसको उठाने के लिए फ़ोन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, इसलिए इस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम सब लोग करते हैं। लेकिन ये सब अधिकार हैं हमारे, लेकिन उत्तरदायित्व भी तो हैं, देखते हैं उनके बारे में भी। उपभोक्ता को कुछ उत्तरदायित्व दिए गए हैं, वो हैं उपभोक्ता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जो सारे अधिकार दिए गए हैं उन सब का प्रयोग करना चाहिए। पहला उत्तरदायित्व क्या है? पहला उत्तरदायित्व ये है कि आपको अधिकार दिए गए उनका उपयोग करो। दूसरा है वास्तविक पीड़ा के समाधान के लिए शिकायत करना, यानी केवल शिकायत करके किसी को परेशान करने के लिए शिकायत मत करो। वास्तविक पीड़ा है उसके बारे में शिकायत करनी चाहिए, यानी वास्तव में परेशानी हुई है तो फिर शिकायत करनी ही चाहिए। तीसरा, उपभोक्ता को गुणवत्ता किस्म के बारे में सचेत रहना चाहिए। हम जानबूझ के खराब क्वालिटी ले रहे हैं, हमें पता है कि ये जो वस्तु है, कोई साबुन है वो 8 रुपये का आ रहा है, जबकि इसी के जैसा दूसरा साबुन 25 रुपये का आ रहा है, तो 8 रुपये में कैसे सही आएगा वो?
हम बाजार जाते हैं, सस्ते मसाले खरीदते हैं, फिर चाहते हैं कि इसके अंदर गुणवत्ता सही आए। तो हमें इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि आप पहले से ही अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो गुणवत्ता के बारे में पहले सचेत रहना चाहिए। चौथा है विज्ञापनों के भ्रम में ना आए। विज्ञापन किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है उसको बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, इसलिए उसके भ्रम में ना आए और वास्तविकता के अनुसार उसकी उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु खरीदें। उपभोक्ता समाज का निर्माण करना जो उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और उनके हित की सुरक्षा करने में सक्रिय योगदान कर सके, और वातावरण का सम्मान करना अर्थात व्यर्थ, कूड़ा करकट और प्रदूषण में योगदान वृद्धि को टालना। स्वच्छ वातावरण का अधिकार है तो हमारा दायित्व भी है कि उस वातावरण को हम भी खराब नहीं करें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। कालाबाजारी, जमाखोरी को निरुत्साहित करना और केवल वैधानिक वस्तुओं और सेवाओं का ही चुनाव करना चाहिए, यानी अवैध वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। अवैध वस्तु ना खरीदें, अगर आप खरीद रहे हो तो बिल लीजिए ताकि टैक्स सरकार को जमा हो, ये दायित्व हमें निभाने पड़ेंगे। बाजार में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता के प्रति जागरूक रहना, यानी कौन कौन सी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है उन सब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए ताकि हम अच्छी वस्तुएं खरीद सकें। अब 23वां प्रश्न है जो अंतिम है, और वो है नियोजन क्या है। देखिए 21, 22 और 23 यहाँ हमने एक एक प्रश्न आपको दिया है, लेकिन जो आपका मूल प्रश्न पत्र आएगा उसमें आपको इसमें ऑप्शन आएंगे, यानी अथवा में लिखा हुआ आएगा। 6 प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 करने होते हैं। 21वें में 2 आएंगे, 22वें में 2 आएंगे और 23वें में 2 आएंगे। हमने एक एक दिए हैं, लेकिन आपके प्रश्न पत्र में 2-2 आएंगे, लेकिन उत्तर एक का ही देना है, इसलिए हमने एक एक का ही उत्तर दिया है यहाँ पे। नियोजन क्या है, नियोजन की प्रकृति की विवेचना कीजिए। सामान्यतः कल के कार्य का आज निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी परीक्षा कल है, आज आप क्या तैयारी कर रहे हो, ये नियोजन है, ये प्लानिंग है। कैसे पढ़ाई करोगे, ये प्लानिंग है। अन्य शब्दों में भविष्य में क्या, कैसे, कब, किसे एवं किन साधनों के उपयोग से कार्य करना आदि का पूर्व में ही निर्धारण करना नियोजन है। भविष्य में क्या पढ़ोगे, आज कैसे पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, किससे पढ़ोगे, किन साधनों का उपयोग करोगे, पेन, पेंसिल, रबर जो भी आप यूज़ करेंगे। मोबाइल से आप देख रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ने का एक तरीका है। किताब से पढ़ना एक तरीका है, आपने अपने नोट्स बना रखे हैं उनसे पढ़ना एक तरीका है, किसी दोस्त के साथ पढ़ना एक तरीका है। तो आप किस तरीके से काम करेंगे, ये नियोजन का हिस्सा होता है। नियोजन की मुख्य परिभाषाएं अगर हम बात करें तो हो जो जॉनसन की बात करते हैं हम लोग, नियोजन भविष्य का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास है ताकि श्रेष्ठ निष्पादन प्राप्त हो सके। निष्पादन का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस, यानी अगर हम प्लानिंग अच्छी कर लेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब अपने एग्जाम के बारे में अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, तो आपका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा, यानी आप अच्छा पेपर करके आएंगे। नियोजन की प्रकृति और विशेषताओं की बात करें तो नियोजन का आधार पूर्वानुमान नियोजन पूर्वानुमान पर ही आधारित है, अर्थात वर्तमान में भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है। यानी नियोजन का आधार पूर्वानुमान है, हम केवल अनुमान लगाते हैं। भविष्य में क्या होगा हमें थोड़ी पता है, ना आज का पता ना कल का पता है, तो भविष्य में क्या होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी पूर्वानुमान लगाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये पूर्वानुमान नियोजन का आधार होता है। आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है, यानी बिना प्लानिंग के, बिना नियोजन के कुछ नहीं हो सकता है, न संस्था में हो सकता है, न परिवार में हो सकता है, न व्यक्तिगत रूप से हम कुछ कर सकते हैं। सर्वव्यापक कार्य है, यानी सब जगह विद्यमान है। कहीं चले जाओ आप, घर में, परिवार में, संस्थाओं में, संगठन में, व्यक्तिवाद में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, राजनीति में, हर जगह प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के कोई चुनाव जीत सकती है राजनीतिक पार्टी? नहीं जीत सकती। बिना प्लानिंग के देश नहीं चलता है, बिना प्लानिंग के परिवार भी नहीं चलता है। चौथा है परस्पर आश्रित कार्य। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम कार्य होने के बावजूद भी ये परस्पर आश्रित कार्य है। संगठन बनाओगे तो भी प्लानिंग पे जाना पड़ेगा, नियंत्रण करोगे तो भी प्लानिंग पे जाना पड़ेगा, नियोजन करोगे तो भी प्लानिंग है ही सही। फिर संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, सब हर चीज़ में आप कहीं चले जाओ, आप मार्केटिंग में जाओगे, विपणन में जाओगे तो भी प्लानिंग होती है, उसके बाद में वित्तीय सेवाओं में जाओगे तो भी प्लानिंग होती है। तो हर जगह प्लानिंग के बिना काम नहीं हो सकता है। बौद्धिक प्रक्रिया, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बौद्धिक प्रक्रिया है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो नियोजन की विशेषता है ये। उसके बाद है भविष्योन्मुख। भविष्योन्मुख का मतलब क्या होता है, भविष्य उन्मुख, यानी भविष्य जो फ्यूचर है, उन्मुख मतलब जिधर आप देख के खड़े होते हैं, जिधर आप देख रहे हैं। तो नियोजन हमेशा भविष्य की ओर देखता है, पास्ट की ओर नहीं देखता। पास्ट आधार होता है करने का, वो हम अनुभव से सीख लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन जो नियोजन होता है वो होता है भविष्य के लिए, भविष्य की ओर मुँह करके हम नियोजन करते हैं। 7वां पॉइंट है समयबद्ध। जो नियोजन होता है दीर्घकालीन वो 5 साल का होता है, अल्पकालीन होता है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक हो सकता है, और अल्पकालीन 1 से कम वर्ष का भी हो सकता है। जैसे आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग अल्पकालीन है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो अब जो प्लानिंग कर रहे हो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अल्पकालीन प्लानिंग है, लेकिन होता टाइम बाउंडेड है। बजट जैसे आता है तो 1 साल
एक साल के लिए बजट आता है तो एक साल की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, या जैसे मान लीजिए कि एक महीने की प्लानिंग होती है, क्लासेस की प्लानिंग 5-6 घंटे रोज़ की होती है, जो स्कूल में जो प्लानिंग होती है उस तरह से होती है। तो ये प्लानिंग टाइम बाउंड होती है। तो अब आप भी अपनी प्लानिंग मजबूत कर लीजिए ताकि आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत मजबूत हो सके। हमने प्रयास किया है कि आपके उन प्रश्नों को उत्तर समझा पाएँ जो संभावित हैं इस साल प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। वैसे आपके स्कूल के शिक्षकों ने आपको बहुत तैयारी करवाई है, आप खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी भी आपके लिए थोड़ा सा मदद कर पाएँ ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। आगे जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए आपको अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद।